हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पूरा पॉलिटी रिवाइज कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का, ठीक है, चैप्टर वाइज 8th एडिशन जो आपका यूपीएससी ईपीएफओ 2025 और यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। टोटल 5 क्लासेस होंगे पॉलिटी का। एक क्लास हो चुका है, आज हमारा पार्ट नंबर दूसरा है। पीडीएफ इसका हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे पार्ट 1 और पार्ट 2 का दे दिया है। फिर 3 क्लास और होगा और पूरा हमने शेड्यूल जो है आपको पोस्ट कर दिया है यूट्यूब पे कि जो ईपीएफओ के लिए कल कौन सा क्लास होगा, परसों कौन सा क्लास होगा, उसके बाद कौन सा क्लास होगा, ताकि हमारा सिलेबस 15 से 20 सितंबर तक पूरा ईपीएफओ का कवर हो जाए। फिर 20 सितंबर के बाद से हम लोग डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ईपीएफओ का मॉक टेस्ट लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे और साथ ही साथ यूपीएससी मेंस 2026 के लिए आंसर राइटिंग का क्लास भी वीक में 3 दिन चलेगा, 2 से ढाई घंटे का पर डे, ठीक है। वो आपका 20 सितंबर के बाद से, ठीक है। तब तक 20 सितंबर तक हम लोग ईपीएफओ का पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं और उसके बाद 20 सितंबर के बाद से हम लोग उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ यूपीएससी मेंस 2026 का 20 सितंबर से क्लास होगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्लास। और सारे क्लास जो होंगे पीडीएफ के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे, जीरो आई चैनल पे अवेलेबल रहेगा। तो पैसा कहीं 1 रुपये देने का ज़रूरत नहीं है, आराम से आप लोग तैयारी कीजिए। बाकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं रहेगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगा। आपका काम ये है कि बार बार चीज़ों को जो है रिवाइज करना है, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में गलती कम से कम हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मेरा नाम राहुल बनवाल है दोस्तों और इस लेक्चर को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं क्लास आज हमारा पॉलिटी का सेकेंड क्लास है। तो अभी तक हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं आज का फर्स्ट, उसका नाम है प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट के बारे में हमारा आर्टिकल नंबर 52 से लेके 62 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपका प्रेसिडेंट के कार्यालय से डील करता है, प्रेसिडेंट के पद से, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो भारत में है वो आपके हेड ऑफ द स्टेट हैं, राष्ट्र का वो प्रमुख होते हैं और आर्म जो फोर्स होती है, सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होते हैं। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रणाली है, ठीक है, जहाँ पे पूरा पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नाम के सिर्फ हेड होते हैं, तो उनको हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं। आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर होते हैं, लेकिन अपने हिसाब से वो कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ नहीं बोलेगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलेंगे, तब तक वो जनरली कोई काम नहीं कर सकते। उनको वीटो पावर भी जो दिया हुआ है वो भी कम दिया हुआ है एज कम्पेयर टू गवर्नर। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होते हैं संघ कार्यकारिणी का हिस्सा होते हैं, ठीक है, जो आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से आते हैं, उसमें आते हैं प्रधानमंत्री, उसमें आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें आते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है, उसमें आते हैं वाइस प्रेसिडेंट और उसमें आते हैं प्रेसिडेंट। ये पांचों लोग मिल के जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव का बनाते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए रियल एग्जीक्यूटिव की अगर बात करेंगे कि वास्तविक कार्यकारी का शक्ति किसके पास होता है, तो मंत्रिपरिषद के पास होता है, जिसको हेड करते हैं प्रधानमंत्री, ऐसा आर्टिकल नंबर 74 में लिखा हुआ है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिस तरह से यूके में किंग है उसी तरह से इंडिया में क्या है, ब्रिटेन है, इस और इंडिया में क्या है, राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में, चुनाव के बारे में देखेंगे तो आर्टिकल 54 में, अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है कि इसके लिए एक जो है ग्रुप बनेगा जिसको इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से बोलेंगे। और उस ग्रुप में कौन होगा, तो उसमें जो दोनों हाउस है, दोनों जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसके इलेक्टेड एमपी होंगे, प्लस उस ग्रुप में आपका जो स्टेट हैं में जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वहाँ के इलेक्टेड एमएलए होंगे। और दिल्ली और पुडुचेरी में भी अपना वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, उसके भी इलेक्टेड एमएलए होंगे। नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं दोनों हाउस के, चाहे लोकसभा और राज्यसभा के या फिर स्टेट असेंबली के, वो एक्सक्लूड होते हैं, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन होगा कैसे, इलेक्शन होने के लिए आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या होता है बस मोटा मोटी समझना है। इसमें जो हम लोग ऐसा नहीं होगा कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो हो जाता है। इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, हर पार्टी अपने हिसाब से वोट देती है, उसके जो कैंडिडेट होते हैं, चूँकि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इसका, है ना। और फिर जिसको सबसे कम वोट मिलता है उसका ख़त्म हो जाता है और उसका वोट किसी में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर ऐसे करके प्रोसेस रिपीट होते रहता है जब तक किसी को मेजोरिटी नहीं मिल जाता है, सिंपल है, ठीक है। तो वोटिंग जो होता है वो सीक्रेट बैलेट पे होता है, मतलब बैलेट पेपर में
प्रेफरेंस देना होता है कि हम एक नंबर पे किसको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, दूसरे पे किसको, तीसरे पे किसको। ऐसे हर जो इलेक्टेड एमएलए एमपी होते हैं उसको इस तरह से फॉर्म भरना होता है उसको, और वो उस फॉर्म को फिर जमा करना होता है। मतलब इसको बैलेट पेपर बोलते हैं, चुनाव गुप्त मतदान। और वो किसी को दिखा नहीं सकता है कि हमने 1 नंबर 2 नंबर को किसको दिया। अगर कोई व्यक्ति मतलब जो उसके कैंडिडेट होंगे, जो आपका वोटर होगा, ठीक है, इलेक्टेड एमपी एमएलए है ना, अगर वो किसी को अपना बैलेट पेपर दिखा देता है कि उसने किसको प्रेफरेंस दिया, किसको 1 नंबर पे दिया, किसको 2 नंबर पे, ठीक है, तो उसका जो वोटिंग पावर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा किए थे एक बार मुलायम सिंह जी ने किया था। उनका बैलेट पेपर में शायद कुछ गलती हो गया था तो वो किसी को दिखा दिए थे, ठीक है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो वो बोले कि नहीं, चूँकि इलेक्शन जो होता है वो सीक्रेट बैलेट पे होता है, तो आपको कि आप किसी को दिखा नहीं सकते हो, गुप्त मतदान होता है, ठीक है। इस पर आपको व्हिप भी नहीं लगता है, व्हिप जो होता है वो नहीं लगता है। इसमें क्या होता है, हर एमएलए का वोट जो होता है वो कहीं का भी हो, एमएलए का वोट जो है बराबर होता है। मतलब बिहार का एमएलए हो या यूपी का एमएलए हो, उसका वोट बराबर होगा। कैसे निकालोगे एमएलए का वोट का, तो उस राज्य का जितना पॉपुलेशन है और उस राज्य में कितने एमएलए हैं, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो और 1000 से भी डिवाइड कर दो। मतलब पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय एमएलए, ठीक है, इलेक्टेड एमएलए, यहाँ पे एमएलए नहीं होगा, इलेक्टेड एमएलए, ठीक है, इंटू 1/1000। तो इससे एक एमएलए का वोट निकल जाएगा। अगर एक एमपी का वोट निकालना है तो आप एक एमएलए का वोट निकाल दिए, और इंडिया में जितने भी एमएलए हैं स्टेट लेजिस्लेचर में और दिल्ली और पौंडीचेरी में इलेक्टेड वाले, सबको इंटू कर दीजिए तो सब एमएलए का वोट निकल जाएगा। और उससे डिवाइड कर दीजिए कि कितना आपका इलेक्टेड एमपी है, तो उससे एक एमपी का वोट निकल जाएगा एमएलए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन देखेंगे, योग्यता देखेंगे प्रेसिडेंट के लिए, आर्टिकल 58 में लिखा हुआ है, तो इसके लिए वो भारत का कोई व्यक्ति, वो नागरिक होना चाहिए, सिटीजन, 35 ईयर्स उसका एज होना चाहिए, और उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, उसका योग्यता रहना चाहिए, एलिजिबिलिटी रहना चाहिए कि वो लोकसभा का एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए उसके पास योग्यता रहना चाहिए, ठीक है। उसको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है, लाभ का पद, ठीक है। एक बार कोई व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो उसको 5 साल के लिए रहेगा, दोबारा उसका कितने बार भी जो है इलेक्शन हो सकता है। अमेरिका में क्या है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति जो है वो 2 बार ही रह पाएगा। उसके बाद वैकेंसी को लेके है, रिक्तियाँ, अगर प्रेसिडेंट का काम करते करते डेथ हो गया या फिर किसी भी कारण से उसने मान लो रेजिग्नेशन दे दिया, तो इलेक्शन जो है आपको 6 मंथ्स के अंदर वो करवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो अब्सेंस है, छुट्टी पे है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करते हैं, समझ में आया। लेकिन अगर राष्ट्रपति का डेथ हो गया, वो उसने रिजाइन कर दिया, तब इलेक्शन को हमको 6 महीना के अंदर जो है वो 6 मंथ्स के अंदर कराना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम ओथ और इम्पीचमेंट के बारे में देखेंगे, शपथ और महाभियोग के बारे में, तो इनको जो शपथ दिलवाते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट की जो सीनियर मोस्ट जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो दिलवाएंगे। अगर इनको हटाना है तो इसके लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है, महाभियोग लाया जाता है, जिसके बारे में आर्टिकल 61 में जो है वो लिखा हुआ है। और किस आधार पे महाभियोग लाया जाएगा, इम्पीचमेंट, वो लाया जाएगा वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। देखो, प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया जाए, रिमूवल वर्ड यूज नहीं होता है, इम्पीचमेंट वर्ड यूज होता है। इम्पीचमेंट वर्ड हम लोग तब यूज करते हैं जब, क्योंकि राष्ट्रपति को कोई हटा नहीं पाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो सबसे ऊपर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में सबसे ऊपर है, ठीक है। अगर तो इसको हटाएगा कौन, इसलिए इसको हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, इम्पीचमेंट लाया जाता है। बाकी के लिए हम लोग रिमूवल यूज करते हैं। चाहे वो गवर्नर को हटाना हो तो राष्ट्रपति उसके ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में सबसे ऊपर है, तो राष्ट्रपति किसी को भी हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। लेकिन राष्ट्रपति को कोई नहीं हटा सकता, इसीलिए उनके लिए हम लोग महाभियोग वर्ड शब्द को यूज करते हैं। तो उसको हटाने के लिए कैसे करना पड़ेगा, इम्पीचमेंट हमको लाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले प्रस्ताव लाना पड़ता है, कोई भी हाउस में जो है मोशन प्रस्ताव ला के आना पड़ेगा कि हम हटाना चाहते हैं, और उसमें 1/4 मेंबर जितने रहेंगे उस हाउस के, वो उसका साइन होना चाहिए। उसके बाद 14 डेज का नोटिस जो है राष्ट्रपति को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब नोटिस देने के बाद जो होता है 2/3 दोनों सदन में जितने भी, हर एवरी हाउस में जितने भी मेंबरशिप हैं, टोटल सदस्यता है वहाँ पे, ऐसा नहीं कितने लोग का, मतलब टोटल मेंबरशिप का मतलब कितना पे वोटिंग हुआ था, कितने सीट पे, तो वो हुआ टोटल मेंबरशिप। उसमें से आप 2/3 मेंबर अगर पास कर देंगे एक हाउस से, फिर दूसरा हो जाएगा, वो भी 2/3 अगर पास कर देगा टोटल मेंबरशिप से, तो प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये प्रेसिडेंट को भी अपना बात रखने का है कि आपको हमको क्यों हटा रहे हैं,
ठीक है। तो प्रेसिडेंट भी अपना बात रखेगा और फिर जब हाउस देखेगा कि हाँ भाई चलो ठीक है वोटिंग हो गया तो फिर हटाया जा सकता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को पे महाभियोग जो है लगाया नहीं गया है, ठीक है, और हटाया उनको नहीं गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनका पावर और शक्ति के बारे में बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव पावर है इसके पास, कार्यकारी समिति, जो भी अपॉइंटमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, ठीक है, या फिर स्टेचुटरी पोस्ट पे, वो जनरली प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो है प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करते हैं, नियुक्ति करते हैं, लेकिन अपने मन से नहीं कर पाएंगे। जनरली जो सब जिसको लोकसभा में मेजोरिटी है उसी को प्रधानमंत्री के रूप में, उसी के पार्टी को जो हेड रहता है, ठीक है, जो उसका नेता रहता है, लीडर, उसी को प्रधानमंत्री चुना जाता है। और फिर अगर मान ली किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट जो है किसी को भी प्रधानमंत्री इलेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं और बोलेंगे कि आप जो है मेजोरिटी को प्रूफ कीजिए लोकसभा में, ठीक है। उसके बाद बाकी जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उसका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे, सलाह पे। उसी तरह से अगर गवर्नर है, राज्यपाल का अपॉइंटमेंट करना है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया का करना है, महाधिवक्ता का, या फिर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करना है, या सीएजी महालेखाकार का करना है, ये, या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन या यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन लोगों को, या फाइनेंस कमीशन के मेंबर चेयरमैन को, तो अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, वो करेंगे हमारे भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। फिर उनका एग्जीक्यूटिव काम और क्या है कि वो यूनियन टेरिटरी का, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करते हैं। उनका लेजिस्लेटिव मतलब कानूनी संबंधी शक्तियाँ, कानून बनाने से संबंधित शक्ति क्या क्या है कि वो पार्लियामेंट को जो सत्र होता है वो उसको बुलाते हैं, संसद को बुलाते हैं और प्रोरोग करते हैं, मतलब प्रोरोग कर दे। प्रोरोग का मतलब है कि अब कोई मीटिंग नहीं होगा प्रोरोग करने के बाद, ठीक है। एडजर्न नहीं करना, एडजर्न मतलब स्थगन होता है, प्रोरोग मतलब होता है उसके बाद कोई मीटिंग नहीं होगा, फिर नया सेशन बुलाना पड़ेगा, ठीक है। फिर डिजॉल्व लोकसभा को ये डिजॉल्व करते हैं जब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तब, या फिर मेजोरिटी अगर किसी भी पार्टी का नहीं रहता है तब, या 5 साल को ख़त्म होने के बाद। फिर ये राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं और पहले 2 एंग्लो इंडियन को, आंग्ल भारतीयों को भी ये लोकसभा में 2 लोगों को नॉमिनेट करते थे, लेकिन 2020 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसके बाद जो है ये वाला जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेटेड का था, मनोनीत करने का, वो ख़त्म हो गया। अब राज्यसभा में लेकिन 12 लोग हैं जो आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा, है ना, और साहित्य से 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है। जब भी पार्लियामेंट का पहला सेशन होता है, प्रथम सत्र, उसको ये संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं। ये कोई भी बिल अगर लाना है तो इनके लिए कुछ बिल के लिए इनका रिकमेंडेशन चाहिए। जैसे अगर हम कोई बिल लाना चाहते हैं आपका मनी बिल के रूप में तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। इसके अलावा इनके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग का भी, अध्यादेश बनाने की भी शक्तियाँ हैं जो आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 के तहत दिया जाता है। फिर जुडिशियल पावर भी है इनके पास, न्यायिक समितियाँ जो कोर्ट से रिलेटेड है, मतलब ये जज का अपॉइंटमेंट करना। फिर इनके पास पार्डनिंग पावर है, क्षमादान करने का शक्ति है, जिसके बारे में आर्टिकल 72 में लिखा हुआ है, ठीक है। पार्डन मतलब हम जब किसी को करते हैं तो उसके सारे गुनाहों से उसको मुक्त कर देते हैं। रिप्राइव करना, ठीक है, रिप्राइव मतलब प्रलंबन करना। प्रलंबन मतलब अगर उसको सज़ा मिला हुआ है 10 साल का तो उसको घटा के 2 साल कर देंगे, उसको बोलते हैं प्रलंबन। फिर रिस्पाइट मतलब छूट दे देंगे हम उसको, ठीक है, कैरेक्टर चेंज किए बना उसको छूट दे देंगे। फिर रेमिशन मतलब, ठीक है दोस्तों, तो रिप्राइव प्रलंबन का मतलब होता है मान लो अभी उसको फांसी दिया जाने वाला है तो कुछ दिन बाद दिया जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्राइव। रिस्पाइट का मतलब होता है कि मान लो किसी को उम्र कैद था तो उसको घटा के हम लोग 10 साल का सज़ा कर देंगे, मतलब पनिशमेंट को कम कर देंगे, मतलब उसका सज़ा को चेंज कर देंगे और थोड़ा हल्का सज़ा दे देंगे। रेमिशन का मतलब ये होता है सज़ा वही रहेगा लेकिन पहले 10 साल का अगर सज़ा हुआ था तो उसको घटा के 2 साल का कर देंगे, लेकिन सज़ा का जो प्रकृति होगा, नेचर होगा, वो वही रहेगा। रिस्पाइट में क्या हुआ, सज़ा का प्रकृति चेंज हो गया, कैरेक्टर चेंज हो गया, ठीक है। हार्ड चीज़ है तो उसको कम कर दो। फिर कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन जो होता है लघुकरण, ये भी आपका रिस्पाइट के जैसा ही है लेकिन ये स्पेशल केस में दिया जाता है। जैसे किसी को आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है,
तो आपका कम्यूटेशन कन्फ्यूज आप नहीं होना है। रिस्पाइट जो होता है वो कम्यूटेशन जैसा ही होता है, ठीक है। बस याद रखना है रिस्पाइट जो होता है वो स्पेशल केस में दिया जाता है, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी ये सब है तो उसका अगर उम्र कैद मिला हुआ है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, 10 साल का सज़ा देंगे। कम्यूटेशन रिस्पाइट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है। जैसे ही उम्र कैद है तो उसको चेंज कर दो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, कोई स्पेशल सिचुएशन में नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इनके पास डिप्लोमेटिक पावर है, राजनयिक शक्तियाँ हैं। ये कोई भी बाहर से अगर आता है तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनेशनल अफेयर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी भारत को प्रतिनिधि करना, बाहर से कोई लोग आते हैं तो उनको ये रिसीव करते हैं। ट्रीटी जो है इन्हीं के नाम पे होता है, ठीक है। उसके बाद मल्टी मिलिट्री पावर इनके पास है। ये तीनों जो सेना होते हैं उसके सुप्रीम कमांडर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जब चाहेंगे तो कुछ भी कर देंगे, युद्ध डिक्लेयर कर देंगे, नहीं। वो युद्ध भी डिक्लेयर, वार भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट के, प्रधानमंत्री के, ऐसा नहीं अपने मन से नहीं। फिर इनके पास इमरजेंसी भी पावर है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम देख लिए हैं कि आपातकालीन शक्तियाँ हैं। तीनों तरह का इमरजेंसी को ये जो है नेशनल, स्टेट या फाइनेंशियल इमरजेंसी वो ये डिक्लेयर करते हैं, हम लाते हैं। उसके बाद है पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट का हम देखेंगे पोजीशन, तो भारत में चूँकि दोस्तों पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा पावर नहीं दिया गया है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है वो सिर्फ और नाम मात्र का हेड है, नॉमिनल हेड है वो, ठीक है। ये हमेशा एड ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह और सहायता पे कार्य करते हैं। ऐसा जो है 42nd और 44th अमेंडमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो भी काम करेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन और सलाह पे करेंगे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हम लोगों ने बोला है कि जो भी प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसा भी एडवाइस जो है, सलाह देंगे राष्ट्रपति को वो मानना पड़ेगा। 44th में हम लोगों ने क्या बोला कि चलो मानना तो पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कुछ बोले राष्ट्रपति को करने के लिए, तो 42nd में ये बोला गया था इनको मानना ही पड़ेगा, ये इनके प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन 44th में बोल दिया गया कि प्रेसिडेंट जो एक बार वापस वो भेज सकते हैं कि आप इसे पुनः विचार कीजिए। लेकिन अगर फिर सेम, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेम चीज़ अगर भेज दी या फिर चेंज कर गया भाई कैसे भी, तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, वो बात मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हमने बोला कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए सलाह भेज सकता है, फिर उसे स्वीकार करना होगा अगर वापस वो भेजा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। तो फिर प्रेसिडेंट जो है आपका द्रौपदी मुर्मू बनी थी 2022 में, और ये भारत की पहली ट्राइबल वीमेन प्रेसिडेंट जो थी, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति थी। फिर जुडिशियल रिव्यू के बारे में है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने NJSC केस में कहा है कि प्रेसिडेंट एसेंट कैन नॉट प्रोटेक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कहने का मतलब अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट कोई कानून पे अगर सहमति दे दिया तो वो एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा वो बिल। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट सर्वे सर्वा है कि जो बोल दिया हो गया। प्रेसिडेंट जो है मंजूरी लेके जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक कानूनों का रक्षा नहीं किया जा सकता है राष्ट्रपति के सहमति से, समझ में आया। उसके बाद है पार्डनिंग पावर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, आर्टिकल नंबर 72 के तहत जो है आपका पार्डनिंग पावर उनको दिया गया है। लेकिन वो पार्डनिंग पावर जो भी करेंगे इस तरह से उनको क्षमादान शक्ति यूज करना है ताकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ा से ना हो। ये नहीं कि कोई अगर रेप किया है, मर्डर किया है और फिर सब चीज़ प्रूफ हो गया और वो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो भी होगा तथ्य फिगर के आधार पे और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए लीगल तरीक़ा से किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। फिर ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर होता है, अध्यादेश की शक्ति, ये बहुत ही ज़्यादा यूज हुआ है और इसलिए इसका मिसयूज भी होता है ऐसा, और बहुत बार पार्लियामेंट के पावर को दरकिनार करते हुए प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस लाने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, जिसके कारण वो क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस जो होता है ये जब भी राष्ट्रपति लाएंगे उसके 6 मंथ्स के अंदर जो है दोनों हाउस से पास करना होता है, 6 वीक्स के अंदर, 6 वीक्स के अंदर जो है दोनों हाउस से पास करना होता है। अगर ये ऑर्डिनेंस वो पास नहीं होगा 6 वीक्स के अंदर मिलने के हाउस के मिलने के, तो फिर वो जो है ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा वो। तो इसलिए ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम जो टाइम होता है वो होता है 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। ये 6 मंथ्स का क्यों आया? क्योंकि देखो कोई भी जब सेशन होगा, 2 सेशन के बीच में, अधिवेशन के बीच में मैक्सिमम जो गैप होगा वो 6 मंथ होगा, ठीक है। और जब भी वो मीटिंग होगा, मान लीजिए 6 महीने के बाद मीटिंग हुआ, क्योंकि 6 महीने के अंदर उसको मिलना ही पड़ेगा, तो मैक्सिमम टाइम अगर ऑर्डिनेंस का हम देखेंगे तो कितना समय तक रह सकता है कोई ऑर्डिनेंस, तो 6 मंथ तो रह ही सकता है, क्योंकि उसके बाद ही मीटिंग होगा मैक्सिमम, है ना। 6 महीने में मिलना है, 6 महीना मिल लिया, और मिलने के 6 वीक के अंदर उसको ऑर्डिनेंस को
पार्लियामेंट से पास करना पड़ेगा, तो यार नहीं पास करेगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो टाइम है ऑर्डिनेंस का, कितना दिन कोई ऑर्डिनेंस रह सकता है, वो है 6 मंथ्स 6 वीक्स, ठीक है। उसके बाद उसको पास करना पड़ेगा, तब जाके एक्ट बनेगा, और नहीं अगर पास हुआ है तो ऑर्डिनेंस जो है 6 मंथ 6 वीक्स के बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मैंने ये आपको राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ाया है उससे ये आपको बन जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। अब पढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, भारत के उपराष्ट्रपति। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 63 से लेकर 71 तक लिखा हुआ है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं भारत का सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, फर्स्ट जो है वो प्रेसिडेंट आते हैं। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में बनाया है, ठीक है। और वहाँ भी जो सीनेट होता है, राज्यसभा होता है अमेरिका में, अपर हाउस, उसके वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। इंडिया में भी राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं पीठासीन अधिकारी यही हैं। इनका डुअल रोल होता है, एक तो वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट रहता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का जो है चेयरमैन बन जाता है, उसी को एक्स ऑफिशियो या पदेन सभापति बोलते हैं। पदेन का मतलब होता है, एक्स ऑफिशियो मतलब वो वाइस प्रेसिडेंट हैं इसीलिए वो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, ठीक है। पहले वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं है, पहले वो हैं वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद वो राज्यसभा के चेयरमैन है, समझ में आया। दूसरा इनका काम ये है कि प्रेसिडेंट अगर किसी भी कारण से अपना काम अगर नहीं कर पाते, बीमार हो गए या फिर उनकी डेथ हो गई या रेजिग्नेशन हो गया, तो फिर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन वो मैक्सिमम कितने समय के लिए प्रेसिडेंट बन पाएंगे? मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए। उससे ज़्यादा कोई भी व्यक्ति जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, वो उपराष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। 6 मंथ्स के बाद हमको इलेक्शन कराना है 6 महीना के अंदर, ठीक है, ताकि नया प्रेसिडेंट आए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन देखेंगे तो इसका इलेक्शन के लिए आर्टिकल 686 है। देखो आर्टिकल आपको याद रखने का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए, जितना याद रहे। अब आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 66 में लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा उसमें जो दोनों हाउस होंगे, लोकसभा राज्यसभा, उसके जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो इलेक्टेड हों या फिर नॉमिनेटेड हों, सभी लोग इसमें होंगे। हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसमें आपका सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में दोनों होंगे, ठीक है। हमने देखा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए भी होते हैं इलेक्टेड वाले, लेकिन इसमें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए, राज्य के जो एमएलए होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। जो वोटिंग होता है सेम प्रेसिडेंट के जैसा ही होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, सीक्रेट बैलेट से और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल हस्तांतरित मत और गुप्त मतपत्र के द्वारा होता है। अगर हम क्वालिफिकेशन देखेंगे तो क्वालिफिकेशन आर्टिकल 66 67 में इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है। भारत का सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर उनका एज होना चाहिए। लोकसभा के मेंबर के लिए नहीं, हमने देखा था क्या कि प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा का मेंबर जैसा उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं उनका जो है राज्यसभा के मेंबर जैसा उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कोई भी उनका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, इसके बारे में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है कि किसको लाभ का पद हम लोग बोलेंगे, ठीक है। लाभ का पद मतलब ऐसा पोस्ट जिसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उपराष्ट्रपति को फ़ायदा हो रहा है, वैसा वो पोस्ट जो है होल्ड नहीं करेगा। अगर होल्ड किया है तो उसको आगे वो छोड़ेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन वो लड़ेंगे, ठीक है। उनका टर्म जो होगा 5 साल होगा और कितने बार भी जो उनका इलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर उनको हटाना है तो इसके लिए इम्पीचमेंट हम लोग यूज़ नहीं करते, सिंपल सा रिमूवल यूज करते हैं। तो रिमूवल लाने के लिए जो इफेक्टिव मेजोरिटी है, इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब जितने भी टोटल मेंबरशिप हैं राज्यसभा के, वो राज्यसभा एक रिजोल्यूशन लेके आएगा वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, इफेक्टिव मेजोरिटी से वो पास करना चाहिए, और लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा। तो राज्यसभा को चूँकि प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के जैसा उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसलिए जो राज्यसभा है वो स्पेशल इफेक्टिव मेजोरिटी लेके आएगा। इफेक्टिव मतलब जितना टोटल मेंबरशिप है राज्यसभा का और जितने लोग उसमें वैकेंसी वहाँ पे रिक्तियाँ हैं, दोनों को घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव टोटल नंबर उसका 50% + 1, तो इफेक्टिव मेजोरिटी हो गया। तो राज्यसभा इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करेगा प्रभावी बहुमत से, और लोकसभा जो है साधारण बहुमत से पास करेगा। तो उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति हट जाएंगे। किस आधार पे हटाया जाएगा उसके लिए कोई ग्राउंड नहीं है। हमने देखा कि प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो हमारे पास ग्राउंड है, या तो क्या है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का विरुद्ध अगर वो कुछ काम कर रहा है, तोड़ रहा है तब, ठीक है। उसके बाद हमारा कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है प्रेसिडेंट के जैसा इनका कोई औपचारिक महायोग की प्रक्रिया नहीं है, रिमूवल प्रक्रिया है, निष्कासन या हटाने का प्रक्रिया है। फिर वैकेंसी कैसे क्रिएट होगा, अगर मान लीजिए
वाइस प्रेसिडेंट छुट्टी पे हैं या फिर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर बीमार हैं या फिर उनका डेथ हो गया है, तो उस केस में राज्यसभा के जो भी सदस्य होंगे उसमें से किसी को भी प्रेसिडेंट जो है एक्टिंग चेयरमैन बना देंगे राज्यसभा का। ठीक है, तो यदि रिक्तियाँ होती है तो राष्ट्रपति उनके सदस्यों में से किसी को राज्यसभा का, ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष बना देता है। क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट मान लो छुट्टी पे बीमार है, तो उस केस में राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा? तो उस केस में प्रेसिडेंट जो होते हैं राज्यसभा से किसी भी सदस्य को राज्यसभा का एक्टिंग चेयरमैन, ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाते हैं, नियुक्त करते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट का हम पावर देखेंगे तो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में उसके पास बहुत सारा पावर है, जिस तरह से लोकसभा का अध्यक्ष का पावर, स्पीकर का। ये राज्यसभा का जो सत्र होता है उसको ये अध्यक्षता करता है, ये राज्यसभा में मेंटेन करता है पूरा डेकोरम, ये सब अनुशासन, ये सब। इसके अलावा जो 10th शेड्यूल है, दल बदल कानून है, उसके तहत किसी को अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो उसको राज्यसभा का वो मेंबर को, तो वही जो है डिसाइड करता है। वो राज्यसभा में व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था ये सब मेंटेन करता है, डिसिप्लिन ये सब। ठीक है, और ये जो है शुरू में वोटिंग नहीं करता है। कोई भी बिल अगर है तो शुरू में राष्ट्रपति वोट, मतलब उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट वोट नहीं करेगा। जब वोट टाई हो जाएगा, यस और नो के पक्ष में बराबर बराबर वोटिंग होगा, उस केस में जो है वाइस प्रेसिडेंट वोटिंग करते हैं। याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आपका राज्यसभा का मेंबर नहीं होते हैं, याद रहेगा। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, वो उसके पार्ट जरूर होते हैं, भाग जरूर होंगे, लेकिन सदस्य नहीं होते हैं। और प्रेसिडेंट जो होता है वो भी सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट भी राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो एक तो इनका काम है कि राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में, और दूसरा इनका काम होता है प्रेसिडेंट के रूप में। जब प्रेसिडेंट अपना काम नहीं कर पाएंगे तब ये मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, और जब ये कोई वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट का काम करेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये फिर अभी उस समय प्रेसिडेंट है ना, जब तक वो प्रेसिडेंट नहीं है तब तक, ठीक है, तो वो क्या है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है तो उस समय वो राज्यसभा का चेयरमैन का काम नहीं करेंगे, समझ में आया। तो जब कोई वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करता है तो उस समय वो राज्यसभा के चेयरमैन का काम नहीं करता है। फिर से जब उसे वो प्रेसिडेंट आ जाएंगे, किसी भी कारण से छुट्टी पे थे या फिर उनका इलेक्शन होके, तो वाइस प्रेसिडेंट फिर से अपना राज्यसभा का चेयरमैन वाला भी काम करने लगेंगे। इनका अगर हम पोजीशन देखेंगे तो पोजीशन जो है इनका, हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट से थोड़ा सा इसका हम नीचे पोजीशन बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि सेकंड नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में ये आते हैं। लेकिन राज्यसभा का स्पीकर के जैसा इसका भी बराबर बराबर जो है वेटेज हमारा दिया हुआ है। ठीक है, और प्रेसिडेंट से दूसरे नंबर पे ये आपका आते हैं वरीयता के रैंक में। ठीक है, अगर हिस्टोरिकल हिसाब से देखेंगे तो कुछ वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रेसिडेंट बने हैं, आपको ध्यान ये होना चाहिए क्योंकि कि आपको लिस्ट दे सकता है। तो टोटल 6 जो है आपका वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं उपराष्ट्रपति, जो बाद में राष्ट्रपति बने, जैसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायणन। तो ये कुछ उपराष्ट्रपति थे वाइस प्रेसिडेंट जो आगे चल के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है, जिसमें एक तरफ क्वेश्चन दिया हुआ है और ब्लैक में आपका आंसर दिया है, आप इसको देखिएगा, आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट हम आगे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, उसका नाम है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। इनके बारे में 2 आर्टिकल हैं, एक आया आर्टिकल नंबर 74 और 75। तो आर्टिकल नंबर 74-75 ये बोलता है कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर का आपका ऑफिस होगा, कार्यालय होगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर के बारे में आर्टिकल 74-75 बोलता है। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन्हीं के पास होता है, वास्तविक कार्यकारी अधिकार, क्योंकि ये हमारे भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहाँ पे पूरा पावर किसके अंदर में होता है, प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में होता है कि नहीं। राष्ट्रपति को सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं, वो नामात्र का हेड होते हैं, मुखिया होते हैं मतलब राष्ट्र के। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला है कि कैबिनेट का जो आर्क होता है, मान लो ये आर्क है, आर्क मतलब क्या होता है, एक आपका मेहराब, ठीक है, तो उसका हम की स्टोन होता है, मतलब मुख्य पत्थर। कोई भी आर्क अगर बन रहा है तो उसका जो मेन पत्थर है वो आपका प्राइम मिनिस्टर है, मतलब प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का हेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं गवर्नमेंट के, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर सरकार के मुखिया होते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं, वो यूनियन कैबिनेट के हेड होते हैं, वो आपका पार्लियामेंट में लीडर होते हैं। अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं तो लोकसभा के रहेंगे, अगर राज्यसभा का मेंबर अगर हुआ है प्रधानमंत्री, राज्यसभा से चुन के आए हैं तो राज्यसभा का हमारा लीडर होंगे। फिर वो रूलिंग पार्टी या अलायंस जो होगा उसका भी लीडर होंगे, सत्तारूढ़ पार्टी या ग्रुप ऑफ
अगर पॉलिटिकल पार्टी अलायंस बना के अगर सरकार बनाई है तो उसके वो हेड होंगे। अगर हम इनका नियुक्ति को लेके बात करेंगे तो प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट जो होता है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना देंगे, अपॉइंटमेंट कर देंगे। इसके लिए पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस है, ठीक है, संसदीय जो है कन्वेंशन का मतलब यहाँ पे सम्मेलन नहीं लिखिए, प्रथा है, संसदीय प्रथा। तो संसदीय प्रथा क्या कहलाता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसका लोकसभा में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी है, मतलब सबसे ज़्यादा जिसको मेजोरिटी आया है, मतलब 50% + 1 सीट, ठीक है, उसके जो लीडर होंगे उसी को प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। और अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी अगर नहीं आया है तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो जो सबसे बड़ा जो कोलिशन का, तो एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं है तो जो कोलिशन होगा, जो गठबंधन होगा, गठबंधन के नेता को इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं और बोलते हैं कि आप जो है मेजोरिटी को प्रूफ कीजिए लोकसभा में, ठीक है। तो वो अगर मेजोरिटी प्रूफ करेगा तो वो व्यक्ति जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, और नहीं किया है तो फिर वो डिजॉल्व हो जाएगा लोकसभा, फिर फ्रेश इलेक्शन होगा, ठीक है, दोबारा से होगा। जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला और कोलिशन के बनने के बाद भी मेजोरिटी अगर नहीं मिला तो फिर फ्रेश इलेक्शन होगा, नए सिरे से इलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी जितने भी मंत्री होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, उनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो भी प्रेसिडेंट के लिए के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह पे किया जाता है, ठीक है। 1989 से भारत में जो है आपका गठबंधन सरकार का टाइम शुरू हुआ। पहले तो कांग्रेस का ही एक था, सेंटर में भी वही, स्टेट में वही, बाद में 1989 से कोलिशन गवर्नमेंट जो है आपका इंडिया में बनने लगी, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो होते हैं चूँकि एक मंत्री हैं वो, इसीलिए उनको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। अगर वो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो फिर भी वो व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर उस व्यक्ति को जिसको प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है उसको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। फिर है पावर एंड फंक्शंस। अगर हम शक्ति और कार्य के बारे में देखेंगे तो इनका पास एग्जीक्यूटिव पावर है, ये किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट देना है ये यही डिसाइड करते हैं। कैबिनेट का एजेंडा क्या होगा, कैबिनेट का जो मीटिंग होगा वो किस बात पे बात करेंगे, एजेंडा क्या होगा वो यही बात करते हैं। ये मिनिस्टर्स के जो वर्क होते हैं उनका वो पर्यवेक्षण करते हैं, सुपरविजन करते हैं। तो ये इनका एग्जीक्यूटिव काम है। इनका लेजिस्लेटिव काम क्या है, क्योंकि ये लोकसभा और राज्यसभा के नेता होते हैं। अगर ये लोकसभा में जिस में भी सदन के जिस भी सभा के, चाहे वो लोक या राज का, दोनों का में किसी का भी वो अगर मेंबर रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसका वो लीडर हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से प्रेसिडेंट को ये बोलते हैं कि कब पार्लियामेंट का सेशन को बुलाना है, ठीक है, कब उसको प्रोरोग करना है, स्थगित करना है, ये प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं। कौन सा बिल लेके आना है अभी, ठीक है, उसको लेके जो है वो बोलते हैं मंत्री लोग को लाने के लिए, ठीक है। फिर मनी बिल में भी और बजट में भी इनका रोल होता है। फिर फाइनेंशियल पावर इनके पास है, वित्तीय शक्तियाँ, बजट को तैयार करवाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू ये, ठीक है, और बजट को रखवाते हैं पार्लियामेंट में। फिर फाइनेंशियल पॉलिसी जो होता है, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, उसको ये कंट्रोल करते हैं, क्योंकि सारा इन्हीं के अंडर में है। प्रधानमंत्री तो बहुत, आप समझ लीजिए कि बहुत पावरफुल पोस्ट होता है। फॉरेन अफेयर्स, विदेश कार्य के लिए क्या है कि ये भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने देखा रिप्रेजेंट हमारा राष्ट्रपति कर रहे हैं, लेकिन वो तो नाम का, लेकिन एक्चुअल में रिप्रेजेंट इंडिया को एब्रॉड यही करते हैं। प्रेसिडेंट को ये एडवाइस देते हैं ट्रीटी को लेके, ठीक है, संधि को लेके, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके राष्ट्रपति को ये सलाह देते हैं। इनके पास इमरजेंसी पावर होता है। प्रेसिडेंट को ये बोलते हैं कि ये इमरजेंसी लगाने के लिए प्रेसिडेंट अपने मन से इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से इनका पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर हम भूमिका देखेंगे तो ये प्रधानमंत्री संपूर्ण व्यवस्था का हम बोल सकते हैं कि एक धुरी है, एक कड़ी होता है, ठीक है। यूनियन और सेंटर कैबिनेट सिस्टम में उसके सेंटर होते हैं, मतलब यूनियन कैबिनेट के, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के ये सेंटर पे होते हैं। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल और रियल हेड का बात करेंगे तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। फिर राष्ट्रपति को कोई चीज़ मैटर जानना है, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। ये बात को जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बातों को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मान लो कोई डिसीजन लिया, उसके बाद को प्रेसिडेंट को बताते हैं। पार्लियामेंट में ये क्या चल रहा है उसके बाद को प्रेसिडेंट को बताते हैं। ब्यूरोक्रेसी के बाद को बताते हैं। तो ठीक है, इसलिए आप देखे होंगे बीच बीच में प्रधानमंत्री जो है जाते रहते हैं राष्ट्रपति के पास। क्यों? क्योंकि उनका भूमिका है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि आप कोऑर्डिनेट कीजिएगा, समन्वय स्थापित कीजिएगा प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी के
के बातों को आप प्रेसिडेंट को बताना है आपको कि कौन कौन सा बिल हम लेके पार्लियामेंट में आ रहे हैं, किस पे क्या क्या चर्चा हो रहा है, ये सारा चीज़, ताकि प्रेसिडेंट को भी पता चले, वो मूक दर्शक बन के जो है ना बैठा रहे सिर्फ कि हमको धृतराष्ट्र जैसा कि क्या हो रहा है पता नहीं, वैसा नहीं हो। ठीक है, फिर लोकसभा में अगर उसकी पार्टी की मेजोरिटी चली जाती है या कोलिशन का, तो उसको जो है अपने रिजाइन करना पड़ता है प्रधानमंत्री को। ठीक है, उसी तरह से प्रेसिडेंट के संबंध में अगर हम उनका रिलेशन देखेंगे तो 42nd अमेंडमेंट में 1976 में बोला गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पे, एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करेंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। 44th में अमेंडमेंट में बोला गया है कि प्रेसिडेंट अभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही काम करेंगे, लेकिन एक बार प्रेसिडेंट वापस उस एडवाइस को दोबारा से पुनर्विचार, रिकन्सिडरेशन करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पास भेज सकते हैं। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दोबारा उसी चीज़ को प्रेसिडेंट को बोला या सेम बोला या फिर थोड़ा चेंज करके बोला, तो प्रेसिडेंट को अब जो है बात को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वास्तव में कि प्रेसिडेंट जो होते हैं बस वो नाम का औपचारिक हेड होते हैं, रियल जो अथॉरिटी है वो आपका प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं आपका प्रधानमंत्री से। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा, बन जाएगा, क्वेश्चन भी दिया हुआ है और बगल में आपका सॉल्यूशंस भी जो है वो दिया हुआ है ना। ठीक है, तो देखो जहाँ पे PM लिखा हुआ है, तो ट्रांसलेशन जब हुआ तो वहाँ पे बजे लिख दिया। ठीक है, तो जहाँ बजे लिखा हुआ था, बजे हम जैसे PM को रात्रि को बोलते हैं ना, 8 बजे 9 बजे, तो वहाँ बजे लिख दिया है। तो बस उसको आपको समझना कि यहाँ पे भाई बजे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे तो प्रधानमंत्री लिखा हुआ है। तो बस सिंपल सा, कोई बहुत बड़ा चीज़ करने आपको नहीं बोल रहे हैं। जैसे मंत्री स्तरीय विभागों का आवंटन कौन करता है, किसको, कौन सा डिपार्टमेंट, तभी हमने देखा कि कौन करता है, प्रधानमंत्री। तो जहाँ जहाँ बजे लिखा हुआ है, बजे, ठीक है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मंत्री परिषद के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 74-75 में लिखा हुआ है इनके बारे में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, तो आर्टिकल 74-75 बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से संबंधित आपका है। आर्टिकल 74 बोलता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसके हेड जो होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे, और प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस देंगे। ठीक है, और सहायता देंगे किसको, प्रेसिडेंट को, और उसी के एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करेंगे। ठीक है, बाकी 44 में क्या लिखा हुआ है, 44 सेकंड में क्या लिखा है हमने आपको बता दिया है। फिर 75 में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, और बाकी मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 75(2) लिखा हुआ है कि जब तक मिनिस्टर्स कब तक जो है वो मिनिस्टर रह सकते हैं अपने पद पे, तो जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे। तो आपको पता है कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट तो नाम का है, उतना पावर नहीं है। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंत्रीगण राष्ट्रपति की इच्छा, मतलब मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो इसका मतलब राष्ट्रपति की इच्छा नहीं है, यहाँ पे इच्छा किसकी है, प्रधानमंत्री की इच्छा। इसलिए प्रधानमंत्री जब चाहेंगे तब जो है राष्ट्रपति को उस मंत्री को हटाने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 75 क्लॉज थी, जनरली जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसको भी हटाता कौन है, राष्ट्रपति हटाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से, प्रेसिडेंट अपने मन से जो हटा नहीं सकते हैं। हटाने के लिए जब तक उसके पास सरकार का मेजॉरिटी अगर लोकसभा में है तब तक राष्ट्रपति नहीं हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट नहीं हटा सकते हैं किसको, प्राइम मिनिस्टर को। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर्स होते हैं दोस्तों, अलग अलग रैंक के कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, सब मिनिस्टर इसी में रहते हैं। ठीक है, तो और वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि भले कैबिनेट का मीटिंग में कुछ भी हुआ हो, मान लो बात चली कि क्या GST को हटा देना चाहिए, तो मान लीजिए बहुत सारे वहाँ पे मंत्री थे, कैबिनेट का मीटिंग हुआ, तो मान लीजिए इन 2 मंत्री ने बोले कि नहीं हटाना चाहिए, बाकी बोले कि हटा दो, GST को थोड़ा चेंज करो, ये बोले कि चेंज नहीं करो, जो चल रहा है। मान लीजिए कैबिनेट में फाइनली फिर डिसाइड हुआ प्रधानमंत्री के द्वारा कि ठीक है GST में जो है हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन ये लोग बोले थे कि चेंज नहीं करने के लिए। तो कैबिनेट की, तो फिर बाहर में एक बार जब पॉलिसी बन जाता है, एक्ट बन जाएगा, रूल बन गया, तब जो मिनिस्टर जो बोले थे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो मीडिया में आके या पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी एक्ट होगा, जो भी वो सामूहिक सभी लोग से उसको एक्सेप्ट करेंगे। आपको मीटिंग के अंदर जो बोलना है बोलिए, लेकिन एक बार अगर डिसाइड हो जाता है तो फिर आप उसको
क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। ऐसा माना जाएगा कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को बोल सकते हैं कि अब इनको हटा दीजिए क्योंकि ये हमारे पॉलिसी से एग्रीमेंट नहीं करता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि जो भी वो लोग करेंगे सब सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है वो जिम्मेदार होंगे, मतलब पब्लिक के प्रति। तो कोई अगर सामूहिक रूप से नहीं दिखा रहा है इसका मतलब वो एग्रीमेंट नहीं कर रहा, तो उसको आप हटा दीजिए। ठीक है, समझ में आया? इसलिए आप देखोगे सरकार का जो पॉलिसी होता है उसको हर मिनिस्टर जो है वो जस्टिफाई करता है। क्यों करता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा ऑब्लिगेशन उन पे लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है, ठीक है, तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये नहीं होगा कि एक होगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इंडिविजुअल रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के प्रति। याद रखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट के प्रति जिम्मेदार होते हैं, लेकिन वो कलेक्टिव रूप से, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो अगर ऑप्शन में लोकसभा नहीं लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर के प्रति या फिर प्रेसिडेंट के प्रति, है ना, या फिर लिखा दिया है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के प्रति या नॉन ऑफ दीज, या और एक लिखा हुआ है पार्लियामेंट। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, तब हम टिक मार देंगे पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट का पार्ट है लोकसभा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लिखा हुआ है उसमें पार्लियामेंट भी और लोकसभा भी और राज्यसभा भी, तो हम टिक मारेंगे लोकसभा। मतलब कहने का मतलब, अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है तो हम मारेंगे लोकसभा। और अगर लोकसभा में ऑप्शन में नहीं है और पार्लियामेंट है और नन ऑफ दीज है, तब मारेंगे टिक नन ऑफ दीज। लेकिन अगर पार्लियामेंट है और नन ऑफ दीज नहीं है, कि इनमें से कोई नहीं, और लोकसभा भी नहीं है, तो हम मारेंगे पार्लियामेंट। आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हम कंपोजिशन आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन होते हैं, तो इसमें बजे नहीं है, मतलब क्या है, इसमें प्रधानमंत्री। तो पीएम जो होते हैं इसके हेड होते हैं, सिर का मतलब यहाँ पे शीर्ष कर लीजिएगा। ठीक है, शीर्ष। ठीक है, पीएम इसके हेड होते हैं। इसमें कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं जो अलग अलग इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री रखते हैं, और रियल जो डिसीजन मेकिंग होता है वो कैबिनेट ही होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मीटिंग नहीं होता है। आप देखेंगे कैबिनेट का मीटिंग, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत सारे लोग होते हैं, 50-60 मंत्री, और 50-60 मंत्री को मिला के मीटिंग करवाना पॉसिबल नहीं है। आपस में जो है उनको बुलाना और उसके बाद उन पर एग्रीमेंट करवाना, कोऑर्डिनेट करना डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए कि जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनका वो जो उनका मीटिंग होता है, कैबिनेट मीटिंग उसको बोलते हैं। वीक में 1 डे होता है, कभी कभी 2 दिन होता है, वो डिपेंड करेगा कि प्राइम मिनिस्टर कब बुलाते हैं। फिर उसके बाद जो भी कैबिनेट में डिसीजन लिया जाएगा उसके बारे में पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बता दिया जाएगा। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको पढ़ लेंगे, जान जाएंगे और फिर उसको जस्टिफाई करेंगे, हाँ जो भी सरकार की है हम उसके साथ सही स्टैंड करते हैं। और फिर अगर कोई डिसएग्री करेगा कि हम इसको नहीं मानते हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे राष्ट्रपति को कि आप इनको जो है मिनिस्टर के पोस्ट पर हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, मतलब राज्य मंत्री होते हैं जिसको स्वतंत्र प्रभाव दिया जाता है। और ये छोटे छोटे जो मिनिस्ट्री होते हैं उनको ये दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट स्वतंत्र प्रभार वाले छोटे छोटे देते हैं, और ये कैबिनेट का पार्ट नहीं होते। कैबिनेट का पार्ट होते हैं सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज कौन होते हैं? जिनको छोटे छोटे मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है। ये किसी मिनिस्ट्री के एंड में मतलब कंट्रोल नहीं होते हैं, कोई मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को जो है रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट चार्ज है, स्वतंत्र प्रभार, ये किसी भी कैबिनेट मिनिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं। दूसरा होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ पोर्टफोलियो, राज्य मंत्री पोर्टफोलियो सहित। ठीक है, ये क्या होता है? ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में होते हैं। ठीक है, जैसे एक होगा मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्री, और एक होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फिनांस, मतलब वित्त राज्य मंत्री। तो जो वित्त राज्य मंत्री होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है, ये इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और उसको कैबिनेट मिनिस्टर को मदद करता है। ठीक है, तो वो हो गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसके पास किसी डिपार्टमेंट का किसी पोर्टफोलियो से वो जुड़ा होता है। फिर एक होता है डिप्यूटी मिनिस्टर। डिप्यूटी मिनिस्टर जिसको उप मंत्री बोलते हैं, इसके पास कोई इंडिपेंडेंट चाहे स्वतंत्र प्रभार कोई नहीं होता है, बस ये क्या करता है, मिनिस्ट्री को सपोर्ट करता है, मिनिस्टर्स को। ठीक है, समझ में आ गया आपको पाँचों? तो पाँचों में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में टोटल ये 5 लोग होते हैं। ठीक है, अब हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अगर पावर देखेंगे
तो इसके पास एक एग्जीक्यूटिव पावर है। रियल में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो को ये चलाता है, पॉलिसी बनाता है, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी है तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा, पॉलिसी बनाएगा। फिर लेजिस्लेटिव इनका काम क्या है कि कोई भी बिल को लाना है, लोकसभा को ये कंट्रोल करता है, लोकसभा को ये डिजॉल्व करता है प्रेसिडेंट को बोल के, प्रधानमंत्री के द्वारा। फाइनेंशियल पावर है, ये बजट पे कंट्रोल करना, एक्सपेंडिचर पे, टैक्सेशन पे, ठीक है। एडवाइजरी जुडिक्शन भी है, प्रेसिडेंट को ये आपका एडवाइस देते हैं अपॉइंटमेंट को लेके, इमरजेंसी को लेके, ठीक है। अब उसके बाद कलेक्टिव और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी हमने आपको बता दिया कि कलेक्टिव जिम्मेदारी किसके प्रति होता है, लोकसभा के प्रति, और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होता है, प्रेसिडेंट के प्रति, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है, तो जो कैबिनेट होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होता है, ठीक है। तो कैबिनेट जो होता है वो छोटा बॉडी होता है, इसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और इसमें पर कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं। रियल में डिसीजन मेकिंग, वास्तविक निर्णय लेने का अधिकार इन्हीं के पास है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बड़ी सी बॉडी होती है, इसमें अलग अलग टाइप के मंत्री लोग आते हैं, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और कैबिनेट सेक्रेटरी ये एडमिनिस्ट्रेशन के कौन होते हैं, बैकबोन होते हैं, प्रशासन के रीढ़ होते हैं। कैबिनेट सचिवालय और कैबिनेट सचिव जिसका काम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सहायता देना, उसको उनको रिसर्च देना, एजेंडा फिक्स करना, ठीक है, मंत्रियों को कोऑर्डिनेट करवाना अलग अलग डिपार्टमेंट को। उसके बाद कैबिनेट कमेटी बहुत सारी बनती हैं अलग अलग, जिसके बारे में आगे हम देखेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट कमेटी बनती है, पॉलिटिकल अफेयर वाली, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक अफेयर, जिसको हेड करते हैं प्रधानमंत्री। तो याद रखिए बहुत सारी कैबिनेट मंत्री समितियाँ होती है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है अलग अलग कैबिनेट कमेटियों ने। अपॉइंटमेंट नियुक्तियों के लिए कैबिनेट कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर राजनीतिक मामलों के लिए, सुरक्षा के लिए, ठीक है, और आर्थिक मामलों के लिए। तो ये चारों जो कैबिनेट कमेटी हैं इसके जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम पोजीशन देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि वास्तव में कैबिनेट के पास ही जो है पूरा हमारा डोमिनेट करता है, वो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसी के पास पावर होता है। और प्रधानमंत्री और कैबिनेट दोनों मिल के जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यपालिका का कोर होता है, मूल होता है ना, आधार होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंश्योर करता है कि पार्लियामेंट जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल रहे, संसदीय जिम्मेदारी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंश्योर करता है। उसके बाद कुछ अपडेट था इसको लेके 90 मतलब करंट अफेयर में हल्का सा कि 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मंत्री होंगे वो होगा लोकसभा में जितने भी सदस्य, लोकसभा का जितना भी सदस्य है उसका 15% मिनिस्टर्स ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हो सकते हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 82 मेंबर के आसपास, जैसे टोटल 543 सीट है लोकसभा में, तो इसका 15% अब जब निकालोगे तो लगभग आपका 82 के आसपास आएगा, ठीक है। 80, 15 या 45, 15 चौके 60, 60 और 4 64 के, और 15 पचे 75, और 75 और 6 70, 70 है, मतलब 75 और कितना हो गया 6, 75 और 6 कितना हो गया 81, तो 81 पॉइंट समथिंग, मतलब 82 हो गया। तो 82 मिनिस्टर्स जो हैं वो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हो सकते हैं, ठीक है। उसमें कितने कैबिनेट मंत्री होंगे वो डिपेंड करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर पे, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद ये सब हमने बता दिया। उसके बाद ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के टॉपिक से कुछ आपका MCQ है, ये आप कर लीजिएगा, आपको आराम से जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक, उसका नाम है द कैबिनेट सिस्टम इन इंडिया, भारत में कैबिनेट प्रणाली के बारे में। तो कैबिनेट का मतलब मैंने आपको बता दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। जिसको हेड करते हैं भारत के प्रधानमंत्री या उस देश के प्रधानमंत्री जहाँ भी आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट होगा, चाहे यूके है चाहे इंडिया है, ठीक है। इसका ओरिजिन अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटेन जो था फर्स्ट गवर्नमेंट था जो कैबिनेट गवर्नमेंट लेके आया था, मतलब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। उसको हम लोगों ने भी इंडिया में अडॉप्ट किया था पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके पास होता है, कैबिनेट के पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, प्रधानमंत्री उसको हेड करते हैं। इसीलिए कैबिनेट सिस्टम को विल विदिन ए विल बोला जाता है। एक व्यक्ति थे जेनिंग्स, उन्होंने बोला था विल के अंदर विल, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरा हो गया और उसका जो सेंटर हो गया वो कौन हो गया, कैबिनेट हो गया, जो सारा चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। अगर ये टूट जाएगा तो पूरा विल जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो हेड होते हैं, ठीक है, और कैबिनेट जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेन डिसीजन मेकिंग
बॉडी होता है। अगर कैबिनेट सिस्टम का हम लोग फीचर देखेंगे तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मैंने बता दिया ये क्या होता है। रूल ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता का वो लोग नियम लेते हैं। जो भी कैबिनेट में डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, कि डिसीजन लेने तक, ठीक है, वो नहीं बताएंगे कि इसको क्या क्या डिसीजन लिया जाए जब तक वो लोग एग्रीमेंट नहीं कर लेंगे कि हम इसको आप पब्लिक को बताना है तब तक। जैसे कि जीएसटी आया तो ये मंत्री लोग को तो पता था, लेकिन जब तक गवर्नमेंट डिक्लेयर ऑफिशियली नहीं की तब तक कोई भी लोग नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो लोग रूल ऑफ सीक्रेसी या फिर सीक्रेसी का ओथ लेते हैं, जो आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है उनको एक आपको उनको शपथ दिलवाते हैं, ठीक है, एक ओथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति, जिसको बोलते हैं ओथ ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता का वो शपथ लेते हैं, ताकि कैबिनेट का जो डिसीजन है जब तक उनको बोला नहीं जाए तब तक उसको वो गोपनीय बना के रखें, कॉन्फिडेंशियल रखें। कैबिनेट सिस्टम में प्रधानमंत्री का ही लीडरशिप होता है, वही उसके हेड होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं कि कौन कौन सा एजेंडा और कौन कौन सी चीज़ पे डिस्कशन होगा, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम का सुप्रीमेसी होता है, जो भी कैबिनेट डिसाइड करता है वो बाइंडिंग होता है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, ठीक है। और वो पार्लियामेंट में भी कैबिनेट जो है वो कंट्रोल करता है कौन सा बिल लेकर आना है, किस पे डिस्कशन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का हमको फ्यूजन देखने को मिलता है। जो कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं? वो लोकसभा के या फिर राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ठीक। और कैबिनेट किसका पार्ट होता है? एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। और उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा, जो हमारा लेजिस्लेचर है उसके पार्ट होते हैं। तो कैबिनेट में हमको फ्यूजन देखने को मिलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, किसका? एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर का। जो इसके मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो आपका लोकसभा या राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं और मिनिस्टर्स भी होते हैं। तो मिनिस्टर होते हैं तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गया, और वो मेंबर होते हैं लोकसभा का, राज्यसभा का, तो वो पार्ट हो गए किसके? लेजिस्लेचर का, मतलब पार्लियामेंट का, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेचर का, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूशंस होता है, जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होगा तो उसका पॉलिटिकल चीज़ भी चेंज होगा, ठीक है। हो सकता है कि अभी जीएसटी है, कल को कांग्रेस आएगी तो हो सकता है जीएसटी ना रहे या फिर चेंज हो जाए, है ना। तो कैबिनेट सिस्टम भी चेंज होते रहता है, फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट क्या करता है? कैबिनेट को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है प्रशासनिक सहायता देता है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सचिवालय का जो हेड करते हैं वो हेड होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव कौन होते हैं? सबसे सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट, आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या काम है कैबिनेट सेक्रेटरी का? इसका काम है कि कैबिनेट में कौन कौन सा मीटिंग होगा उसका एजेंडा तैयार करना, ठीक है। और उस एजेंडा को बताते कौन है? प्रधानमंत्री बताते हैं या कैबिनेट बताता है, ठीक है, या प्रधानमंत्री बताते हैं किस किस चीज़ पे डिस्कस, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो प्रधानमंत्री से कांटेक्ट में रहता है। तो एजेंडा वो सेट करते हैं, बताते हैं, तो ये लोग एजेंडा को तैयार करना। उसके बाद डिसीजन हो गया, ठीक है, तो उसका नोट मेकिंग करना, क्योंकि कैबिनेट में जो लोग होंगे वही ना, उन्हीं को पता होगा ना क्या डिसीजन लिया गया, ठीक है, बाकी को तो नहीं पता होगा। तो उसका डिसीजन का लिखना, रिकॉर्ड तैयार करना, और फिर उसको बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास और जिनको ज़रूरत है उनको देना। फिर जो भी कैबिनेट डिसीजन ले लिया उसको डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना का जिम्मेदारी इन्हीं पे है, ठीक है। ये अलग अलग मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि इसके हेड आईएएस ऑफिसर होते हैं, है ना, सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट। और ये अलग अलग मिनिस्ट्री को से कांटेक्ट कैसे करता है? तो हर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हेड करते हैं उसके सचिव, तो सचिव जो होते हैं वो भी आईएएस ऑफिसर हैं, और ये सभी सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये अगर कुछ बात बोलेंगे अलग अलग मिनिस्ट्री में तो इनका बात को सुना जाएगा कि नहीं? सुना जाएगा। इसीलिए अलग अलग जो मिनिस्ट्री होते हैं उनको ये कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट समिति। तो कैबिनेट कमेटी के बारे में, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो कैबिनेट कमेटी में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं और स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे ये बनता है। छोटे छोटे समूह होते हैं, मंत्रियों को विशिष्ट विषय पे बनता है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्टैंडिंग, ठीक है, जो परमानेंट होता है, अस्थाई होता है, जैसे अपॉइंटमेंट कमेटी है, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी है और सिक्योरिटी कमेटी है। तो चारों कमेटी है, ठीक है। ये आपका स्टैंडिंग कमेटी है। इसके अलावा और भी स्टैंडिंग कमेटी है, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, तो वो सारा चीज़।
तो इसके चारों को जो हेड करते हैं वो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। इसके अलावा हमारे पास एडहॉक कमेटी भी होती है, तदर्थ समिति, जो किसी विशेष पर्पस के लिए बनाया जाता है। पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये कमेटी को भी ख़त्म कर दिया। जैसे मान लो कल को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कैबिनेट कमेटी बनाना है तो बन गया, फिर ऑपरेशन सिंदूर अपना पर्पस फुलफिल कर लिया, बाकी चीज़ हो गया, तो फिर इस कमेटी को बंद कर दिया जाएगा। उसको बोलते हैं एडहॉक कमेटी, जो परमानेंट नहीं होता है, अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है। कैबिनेट कमेटी को जनरली हेड करते हैं प्रधानमंत्री। अगर वो किसी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर किसी भी अगर कैबिनेट कमेटी के मेंबर होंगे तो ऑटोमेटिकली उसके जो है वो आपका हेड भी हो जाते हैं। लेकिन बाकी जो कैबिनेट कमेटी है जिसके वो हेड होते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर और सिक्योरिटी का, याद रखिएगा। तो ये क्या काम करता है? अब चूँकि सब पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बुला के मीटिंग करवाना डिफ़िकल्ट है, आपस में कोऑर्डिनेट कराना, उनके एक कंक्लूजन पे पहुंचना डिफ़िकल्ट है, इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स हैं उनका बनाया गया एक ग्रुप, जिसको कैबिनेट मिनिस्टर्स उनको बोलते हैं, और वो डिसीजन लेते हैं, स्पीडी डिसीजन ले लिया जाता है, शीघ्र निर्णय। इससे कैबिनेट का जो वर्कलोड है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत में कैबिनेट को क्या क्या पावर है, क्या उसका पोजीशन है। तो भारत में अगर कैबिनेट के बारे में बात करें तो रियल जो पावर है, सेंटर, वास्तविक केंद्र यही है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में लिखा हुआ है। सिर्फ एक बार हमको कैबिनेट वर्ड जो है वो आपका, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है शुरू से ही। लेकिन कैबिनेट शब्द को हम लोगों ने 44th अमेंडमेंट जब किया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1978 में, तब कैबिनेट शब्द को लिखा था बस एक ही बार, आर्टिकल 352 के तहत, कि प्रेसिडेंट जो है वो हमारा नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति का लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने मन से नहीं, जब तक कैबिनेट उसको रिटर्न में लिख के नहीं देंगे तब तक। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो सिर्फ एक बार कैबिनेट वर्ड जो है आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है, बाकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कैबिनेट का वर्ड नहीं है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा हुआ है बहुत जगह। क्रिटिसिज्म भी होता है कैबिनेट का, बोलते हैं कि इससे तो पावर जो है वो सेंटर में आ जाएगा, है ना, राइट। क्योंकि जब पीएमओ के पास, एक हमारे पास पीएमओ भी है, प्रधानमंत्री का कार्यालय, जिसके हेड हमारा प्रधानमंत्री होते हैं, तो जब पीएमओ ही पूरा सारा डिसाइड करने लगेगा, पीएमओ का ऑफिस, तो जो कैबिनेट का पावर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट जब रहता है, ठीक है, तो कैबिनेट जो होता है वो कंसेंसस ड्रिवन बन जाता है, सबको साथ में लेके चलना होता है, क्योंकि अगर साथ में लेके नहीं चला तो बहुत सारी पार्टी जो टूट जाएगी। ठीक है, तो 1989 से 2004 में 14 तक ये देखा गया है कि मंत्रिमंडल अधिक जो है सर्वसम्मति से संचालित होता था। मेजोरिटी एरा फिर आया 2014 के बाद, जहाँ प्रधानमंत्री डोमिनेंस करते हैं, जो बोल देते हैं वही होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कैबिनेट कमेटी के से, कैबिनेट के बारे में आप ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट हम आप जो है बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पूरा पार्लियामेंट डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले उनका पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, संरचना और कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, कैसे वो बना हुआ है। तो पार्लियामेंट जो है वो भारत का सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। भारत इस निकाय से ऊपर भारत में कोई भी संस्था नहीं है कानून बनाने से रिलेटेड। कानून बनाने के लिए सबसे सर्वोच्च, सबसे सुप्रीम बॉडी है लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, पार्लियामेंट हमारा बाई कैमरल है, 2 सदन है इसमें, एक है लोकसभा, ठीक है, और एक है राज्यसभा। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आपका पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। मेंबर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक एमपी के रूप में नहीं होता है, इसलिए वो एमपी नहीं होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। क्यों पार्ट होते हैं? क्योंकि कोई भी बिल है तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक ये साइन नहीं करेंगे। उसका प्रेसिडेंट जो है हाउस को बुलाते हैं, उसको डिजॉल्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट जो है आपका पार्लियामेंट के भाग तो हैं, ठीक है, पार्ट तो हैं, लेकिन उसके सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है। फिर अगर हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे तो लोकसभा जो है वो आपका, उसमें हमारा जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें लोग जो है जिसका भी एज 18 ईयर्स है हो गया है वो वोट करते हैं। ठीक है, और राज्यसभा जो होता है उसमें वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें जो हमारा एमएलए होता है वो चुनता है एमपी लोगों को, राज्यसभा का एमपी को। इसीलिए डायरेक्ट चूँकि पब्लिक नहीं वोट कर रहा है राज्यसभा के एमपी को, राज्यसभा के वो पब्लिक जो है सबसे पहले एमएलए को चुन रहा है और एमएलए फिर राज्यसभा के एमपी को चुन रहे हैं। इसीलिए राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, अभिन्न अंग होता है, वो बिल पे एसेंट देता है,
ठीक है, हाउस को बुलाता है और उसका डिजॉल्व करता है। फिर अगर हम लोकसभा के बारे में देखेंगे, कंपोजिशन के बारे में, तो इसके बारे में आर्टिकल 81 से 84 तक लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ, अधिकतम जो इसमें स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पे शक्ति नहीं होगा, मैक्सिमम जो इसके सदस्य हो सकते हैं वो होते हैं 552। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है, मतलब संविधान ने बोला है 552 से लोग अधिक नहीं होंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं, पहले था ये, जिसमें से 530 जो होंगे वो राज्यों से आएंगे लोकसभा में, और 20 जो होंगे वो यूनियन टेरिटरी से होंगे, और 2 जो होंगे वो एंग्लो इंडियन से, जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे। लेकिन 104 अमेंडमेंट के बाद 2020 से हम लोगों ने ये ख़त्म कर दिया, और मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ अब रहेगा लोकसभा का, संवैधानिक सीमा, वो कितना है, 550 है। इससे अधिक लोकसभा में मेंबर नहीं हो सकते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है। ठीक है, प्रेजेंट में अगर हम बात करेंगे 2024 के अकॉर्डिंग, तो लोकसभा में जो मेंबर्स हैं वो हैं 543। ठीक है, सीट जो एलोकेट किया गया है कि किस स्टेट को कितना लोकसभा में सीट मिलेगा, वो 1971 के सेंसस से है, याद रखिएगा। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हम लोगों ने बोला कि 2000 तक हम लोग 1971 सेंसस यूज करेंगे। फिर हम लोगों ने क्या किया, 84th अमेंडमेंट एक्ट से 2001 में बोला कि हम लोग 1971 का सेंसस यूज करेंगे। फिर हम लोगों ने 87th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला, और बोला कि 2003 तक करेंगे। फिर हम लोगों ने 2026 तक ये बोल दिया है कि जो भी लोकसभा में सीट रहेगा वो 1971 के जनगणना के अनुसार जो है वो दिया जाएगा, किस स्टेट को कितना। तो 1971 में जिस स्टेट का जितना पॉपुलेशन था, उसी के रिस्पेक्ट में उसको उतना ज़्यादा, उतना कम या अधिक जो है मिला हुआ है क्या, लोकसभा में सीट। अगर हम लोकसभा का क्वालिफिकेशन देखेंगे कि कौन जो है लोकसभा का एमपी सांसद बन सकता है, तो उसके लिए वो भारत का सिटीजन होना चाहिए, 25 ईयर उसका एज होना चाहिए। ठीक है, और फिर पार्लियामेंट, बाकी और भी अगर कोई क्वालिफिकेशन अगर लेके आता है तो उसको भी मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम राज्यसभा के बारे में देखेंगे, तो राज्यसभा में मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो है 250, और लोकसभा में हमने कितना देखा, 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जिसमें से 238 जो आएंगे वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से मिला के आएंगे 238, और 12 जो होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से। करंट अगर स्ट्रेंथ देखेंगे कि वर्तमान में कितना जो है सदस्य संख्या है, तो 245 मेंबर लोकसभा राज्यसभा में है। ठीक है, जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसके बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, उससे राज्यसभा का इलेक्शन होता है। इसके लिए इलेक्शन में कौन एमपी बन सकते हैं, तो वो सिटीजन होना चाहिए भारत का, न्यूनतम एज उसका 30 ईयर्स होना चाहिए, और बाकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, पार्लियामेंट के पास बोला गया है कि पार्लियामेंट कानून बना के, लॉ बना के और भी क्वालिफिकेशन ला सकता है। तो पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में लिखा है कि और भी क्या कंडीशन होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा के एमपी बनने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा का ड्यूरेशन, अवधि और सत्र। ठीक है, तो लोकसभा, अच्छा इसमें आप याद रखिएगा जो हम आपको बता रहे हैं ना कि क्वालिफ़िकेशन क्या क्या बताया गया, बस ये 2 ही क्वालिफ़िकेशन है, बाकी और भी क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन वो पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट में बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन में बस 2 ही चीज़ बोला गया है। ठीक है, कि नागरिक होना चाहिए और एज वाला, बस। ठीक है, आप देखें आगे, बाकी ये सब जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब सॉरी, एक्ट बना के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 1951 में लिखा हुआ है। फिर अगर अवधि और सत्र देखेंगे, तो लोकसभा का जो टर्म होता है वो 5 ईयर रहता है। इसके पहले भी उसको डिजॉल्व किया जा सकता है जब आपका उसका मेजोरिटी पार्टी का लोकसभा में नहीं रहेगा। नेशनल इमरजेंसी के टाइम में इसका जो टेन्योर है उसको 1 साल तक एक बार में 1 साल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगा तो 6 मंथ्स के बाद आप टाइम नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी जब रहेगा तो उसको जो है आप 1-1 साल करके कितने बार भी सब तक बढ़ा सकते हो। ठीक है, लेकिन जब इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगा तो 6 मंथ्स के बाद, आपातकाल के 6 मंथ्स के बाद अधिक नहीं बढ़ सकता है वो। राज्यसभा का अब देखिएगा तो ये राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, अस्थायी निकाय है, इसका डिजोल्यूशन भी नहीं होता है, विघटन भी नहीं होता है। राज्यसभा के में टोटल जितने भी सदस्य रहेंगे उसके 1/3 सदस्य जो होंगे, 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि राज्यसभा का लोकसभा का टेन्योर कितना है, कार्यकाल 5 साल, और इसके जो एमपी होते हैं उसका भी कार्यकाल जनरली 5 साल होता है। राज्यसभा का कोई टेन्योर जो है नहीं है, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर हैं, सदस्य, उनका टेन्योर है
6 ईयर, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेशन देखेंगे, सत्र देखेंगे, तो सत्र को जो है बुलाता कौन है, सेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं दोनों सदन के, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कम से कम साल में वो 2 बार मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब किसी भी 2 सेशन के बीच में, ठीक है। आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है किसी भी 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से अधिक का गैप नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या 3 बार हमारा पार्लियामेंट मिलता है, एक बजट सेशन मिलता है फरवरी से मई में, एक मानसून सेशन जुलाई से सितंबर में, और विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर में। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ये 3 बार जो है मिलना है। 4 बार भी मिल सकता है, 5 बार मिल सकता है, लेकिन 2 बार से कम नहीं मिल सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट ने बोला है किसी भी 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से कम का गैप नहीं होना चाहिए। तो 6 मंथ से कम का गैप मतलब अभी मिल रहा है तो 6 महीने के बाद मिलना ही पड़ेगा, फिर उसके 6 महीना के बाद मिलना पड़ेगा। तो 6 और 6 महीना हो गया, तो साल में वो कितने बार मिला, 2 ही बार मिला ना। मान लो जनवरी में मिला तो फिर उसको जून में मिलना पड़ेगा, ठीक है। फिर जून में मिला, फिर दिसंबर में मिलना पड़ेगा। तो एक साल में कितने बार मिला, एक आपका जनवरी में तो मिला, फिर आपका जून में मिला, ठीक है, और फिर, ठीक है। तो जनवरी से जून में 1 बार मिला और जून से दिसंबर में 1 बार मिला, तो उसको साल में 2 बार मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम गैप 2 सेशन के बीच में 6-6 महीना का है। तो 2 बार मिलेगा तो 12 महीना हो जाएगा, 12 मंथ हो जाएगा, मतलब 1 ईयर हो जाएगा। प्रेजेंट में 3 बार मिलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ये हमारा हम लोग मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पार्लियामेंट से रिलेटेड, उसको बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के में लिखा हुआ है। संयुक्त बैठक का मतलब है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर एक साथ एक जगह पे बैठेंगे तो उसको हम लोग ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट बुलाते हैं। कब बुलाया जाता है ज्वाइंट सिटिंग, जनरली ये मान लीजिए कोई बिल है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक हो गया है, गतिरोध हो गया है किसी बात को लेके, मतलब वो पास नहीं करना चाह रहा है या किसी कारण से कोई दिक्कत हो बिल में, तो उस डेडलॉक को, गतिरोध को हल करने के लिए राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं, ठीक है। जो ज्वाइंट सिटिंग को हेड कौन करता है, प्रिसाइड कौन करते हैं, अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा को जो स्पीकर होते हैं वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। ये कब बुलाया जाता है, जब डेडलॉक आता है। तो डेडलॉक आ सकता है ऑर्डिनरी बिल में, ठीक है, और मनी बिल में जो है डेडलॉक आ सकता है, ठीक है, राइट। लेकिन मनी बिल में राज्यसभा को लिमिटेड पावर है, तो उसमें डेडलॉक आने का उतना ज़्यादा चांस नहीं है, क्योंकि राज्यसभा को मनी बिल को पास करना ही करना पड़ेगा। तो डेडलॉक जो बुलाया जाता है दूर करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग, वो बुलाया जाता है सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में तो डेडलॉक आएगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को दोनों सदन से, लोकसभा से और राज्यसभा से सेपरेटली पास करना होता है। तो अगर लोकसभा एग्रीमेंट नहीं कर रहा है तो फिर उसको रिजॉल्व करने के ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाएंगे, ठीक है, समझ में आया। तो जो ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है वो जनरली बुलाया जाता है आपको कब, ऑर्डिनरी बिल को में जब कोई दिक्कत है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए। अभी तक ज्वाइंट सिटिंग जो बुलाया गया है वो 2-3 केस में बुलाया गया। एक है डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1961 में, दहेज निषेध विधेयक। दूसरा है बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन आदि विधेयक 1977, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा, आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002। 3 बार बुलाया गया है, ठीक है। उसके बाद अभी तक हमने जो पढ़ा है पार्लियामेंट के टॉपिक से, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पार्लियामेंट का टॉपिक, उसका नाम है स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में आर्टिकल नंबर 93 में लिखा हुआ है कि लोकसभा का पोस्ट होगा, ठीक है, स्पीकर का और डिप्यूटी स्पीकर का, और इलेक्शन जो होंगे मेंबर्स में से इनका जो है आपका निर्वाचन किया जाएगा, ठीक है। स्पीकर जो होते हैं, यहाँ पे वक्ता नहीं है, स्पीकर है। स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष होते हैं, और बहुत ही पावरफुल पोजीशन उसको पार्लियामेंट में, अगर सबसे पावरफुल पोजीशन अगर संसद में किसी का है तो लोकसभा के स्पीकर का है। पहले लोकसभा के जो स्पीकर थे वो थे हमारे जी.भी. मावलंकर, जो 1952 से 56 तक थे, और प्रेजेंट में स्पीकर जो हैं वो आपका कौन है, ओम बिड़ला हैं, ठीक है, वो 2019 से वो हैं। अगर इनका इलेक्शन देखेंगे तो इलेक्शन इनका जो होता है, चाहे स्पीकर का हो या डिप्यूटी स्पीकर का हो, तो सिंपल मेजोरिटी से होता है इनका, ठीक है। जनरली स्पीकर जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी से होते हैं, सत्ताधारी पार्टी से। इनका जो टर्म होता है जनरली 5 साल होता है, लेकिन जब तक नया, मान लीजिए 5 साल हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो पोस्ट अपना छोड़ देंगे। जब तक नया लोकसभा इलेक्ट होकर नहीं आती है और उसका स्पीकर चुन के नहीं मतलब उनका इलेक्शन नहीं होता है, तब तक जो है ये रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि लोकसभा का पोस्ट मतलब टेन्योर ख़त्म हो गया तो ये भी चले जाएंगे, नहीं, ये तब तक रहते हैं जब तक कोई नया
उत्तराधिकारी, मतलब जो इनका लोकसभा का नया जो स्पीकर नहीं आता है इलेक्ट, तब तक ये अपना पोस्ट को छोड़ देते हैं, खाली करते हैं। कब? जब ये लोकसभा के मेंबर नहीं रहेंगे, मतलब कोई मान लीजिए लोकसभा का मेंबर वो सदस्य रहेंगे तभी वो स्पीकर वही चुन पाएंगे, है ना, वही चुना पाएंगे। ये मान लो किसी कारण से इनका इलेक्शन जो है डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने गलत है, या किसी भी कारण से अगर वो लोकसभा का मेंबर अब नहीं हैं तो वो लोकसभा का स्पीकर नहीं रहेंगे। या फिर उन्होंने अगर त्यागपत्र दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, तो लोकसभा का स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वो रेजिग्नेशन अपना देते हैं डिप्यूटी स्पीकर को, और डिप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? लोकसभा के स्पीकर को। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को नहीं देते हैं, ठीक है। तो रेजिग्नेशन ये किसको देते हैं? उपसभापति को ये देते हैं, ठीक है। इनको हटाने के लिए लोकसभा कैसे हटाया जाएगा? तो लोकसभा में एक रिजोल्यूशन लाया जाता है, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब जितने भी टोटल मेंबरशिप हैं उस लोकसभा में, जितने सदस्यता हैं उसका 50% + 1 उतना आ जाएगा तो इफेक्टिव मेजोरिटी हो जाएगा। तो रिजोल्यूशन लोकसभा पास करके उसको हटा सकते हैं। राज्यसभा से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोकसभा का स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, तो राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अगर हम इनका पावर देखेंगे तो पावर बहुत है। पार्लियामेंट्री पावर अगर हम देखेंगे तो लोकसभा का जो सेशंस होता है उसको ये अध्यक्षता करते हैं, प्रिसाइड करते हैं। लोकसभा में डेकोरम और ऑर्डर, व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखना इनका काम है। फिर कौन सा मोशन, कौन सा प्रस्ताव, कौन सा रिजोल्यूशन आएगा उसको वो परमिशन देते हैं, ठीक है। हाउस को वो एडजर्न करते हैं, स्थगित करते हैं, ठीक है, और सस्पेंड करते हैं। एडजर्न का मतलब हुआ, एडजर्न 2 टाइप का होता है। क्या होता है एडजर्न? मतलब जिसमें लिखा होगा कि कितने दिन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और एक होता है एडजर्नमेंट साइन डाई। तो एडजर्नमेंट साइन डाई में नहीं लिखा होता है कितने दिन के लिए करते हैं। और एक होता है सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब अब कोई मीटिंग नहीं होगा अभी प्रेजेंट में, ठीक है। अभी सेशन चल सकता है, बीच में हो सकता है हम बुला लें मीटिंग, लेकिन अभी सस्पेंड है। और एक होता है प्रोरोग। प्रोरोग का मतलब होता है कि अब कोई मीटिंग नहीं होगा, अब नया मीटिंग हो। तो प्रोरोग जो करते हैं वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन एडजर्नमेंट या एडजर्नमेंट साइन डाई या सस्पेंशन ये जो करते हैं वो करते हैं हमारे स्पीकर। लोकसभा का बात करेंगे, और राज्यसभा का बात करेंगे तो राज्यसभा का चेयरमैन। उसके बाद इनके पास रेगुलेटरी पावर भी है, नियामक शक्तियाँ हैं। कौन सा बिल, मनी बिल होगा, धन विधेयक होगा या नहीं होगा, आर्टिकल 110 के तहत वो ये रेगुलेट करते हैं, डिसाइड करते हैं, और इनका डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है, ठीक है। उसका 10th शेड्यूल जो है, दल बदल विरोधी कानून जो है, उसके तहत किसी को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना है, उस पर ये डिसीजन जो है लोकसभा के एमपी को डिस्क्वालीफाई करना नहीं करना है वो यही डिसाइड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कमेटी का ये मेंबर भी होते हैं और उसके हेड भी होते हैं, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, आगे हम देखेंगे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। उसके बाद रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी, 3 कमेटी होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी। तीनों के जो हेड होते हैं वो आपका लोकसभा के स्पीकर होते हैं। इनके पास जुडिशियल पावर भी होता है, मतलब जुडिशियल मतलब कोई चीज़ डिसाइड कर रही है तो 10th शेड्यूल में लोकसभा के की मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है नहीं करना है ये डिसाइड करती है, ठीक है। लेकिन ये जो भी डिसाइड करेगा वो ऐसा नहीं होगा कि इनका डिसीजन फाइनल होगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हो तो होलोहन के एक केस है, कि हो तो होलोहन केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी हमारा स्पीकर डिसाइड करते हैं 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, उनका डिसीजन पे जुडिशियल रिव्यू होगा, मतलब कोर्ट देखेगी कि सही है कि नहीं है। और भी इनका फंक्शन होता है कि ये शुरू में जो है वोट नहीं करते हैं। जब कोई मैटर पे डिस्कशन होता है, उस पर वोटिंग होता है, तो ये शुरू में वोट नहीं करेंगे ताकि पता चले कि ये न्यूट्रल है। लेकिन जब टाई हो जाता है, वोट बराबर हो जाता है, तब ये निर्णायक वोट जो है कास्टिंग वोट अपना डालते हैं। उसके बाद ये लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। राष्ट्रपति को मान लो कोई मैटर पे जानना है तो वो लोकसभा के स्पीकर से पूछ सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल अथॉरिटी को या राज्यसभा को भी कुछ बताना है तो फिर लोकसभा को ये रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बाकी जितने भी लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के सदस्य हैं, उनको ये शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। मान लो प्रोटीम स्पीकर एक होता है, प्रोटीम स्पीकर क्या होता है? मान लीजिए नया लोकसभा इलेक्ट होके आई, ठीक है, नया लोकसभा इलेक्ट होके आई तो उनको शपथ कौन दिलाएगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो सबसे सीनियर मोस्ट है, ठीक है, जो सबसे सीनियर मोस्ट है में एमपी, उसको लोकसभा का प्रोटीम स्पीकर बना दिया जाता है। लोकसभा का प्रोटीम मतलब टेम्पररी जो है स्पीकर बना दिया जाता है, ठीक है। और इसको शपथ कौन दिलाएगा? तो इसको जो शपथ दिलाते हैं,
इसको स्पीकर जो है वो शपथ आपका दिला देंगे, ठीक है। तो प्रोटीम स्पीकर जो होंगे उनका काम ये है कि बाकी जो सदस्य हैं उनको शपथ दिला देना। तो शपथ जब तक वो नहीं लेंगे एमपी तो वो काम नहीं कर पाएंगे, ओथ नहीं लेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। तो एक बार ये ओथ ले लिए, उसके बाद ये जो प्रोटीम स्पीकर का पोस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब फिर ये जो एमपी हैं लोकसभा के वो अपने में से किसी को इलेक्ट कर लेते हैं स्पीकर के रूप में, ठीक है। तो जब प्रोटीम स्पीकर मान लो कोई नहीं है तो उस केस में बाकी मेंबर्स को ये क्या दिलवाते हैं, स्पीकर ओथ दिलवाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट डिप्यूटी स्पीकर का। तो डिप्यूटी जो हमारा स्पीकर होता है उनका इलेक्शन कब होगा वो डिसाइड करते हैं कौन, लोकसभा के स्पीकर। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो डिसाइड करता है कि उपसभापति डिप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन जो है मतलब लोकसभा में कब होगा, ठीक है। ये लोकसभा के द्वारा इलेक्ट होता है लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शन के बाद, ठीक है। और स्पीकर लोकसभा का स्पीकर जब छुट्टी में रहते हैं या किसी कारण से वो काम नहीं कर पाते हैं तो उनके अब्सेंस में ये जो है आपका अध्यक्षता करते हैं लोकसभा का स्पीकर के पद का, ठीक है। और उस समय इनके पास पूरा पावर होता है जितना लोकसभा का स्पीकर का पावर होता है। लोकसभा के स्पीकर के ये नीचे नहीं होते हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, संवैधानिक पोस्ट में, ये उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। लोकसभा का जो डिप्यूटी स्पीकर है ये रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति, जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ये लोकसभा के स्पीकर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है और ना ही मतलब जिम्मेदार नहीं है और ना ही उसके ये नीचे हैं, ठीक है। बाय कन्वेंशन मतलब ये परंपरा के अनुसार, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, परंपरा के अनुसार ये है कि जो स्पीकर होगा वो आपका रूलिंग पार्टी से आएगा और जो डिप्यूटी स्पीकर होगा उपसभापति वो आपका आएगा अपोजिशन पार्टी से। चूँकि कन्वेंशन है, परंपरा है, इसीलिए इसको मानना नहीं मानना वो आपका रूलिंग जो पार्टी है और जो उस समय लोकसभा के मेंबर्स हैं उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि जो डिप्यूटी स्पीकर वो होगा वो हमेशा जो है अपोजिशन से ही होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता तो डिप्यूटी स्पीकर हमेशा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आपका अपोजिशन पार्टी विपक्ष से ही आता, लेकिन ये परंपरा है इसीलिए अनिवार्य नहीं है। करंट स्टेटस अभी तक ये है कि अभी तक कोई भी डिप्यूटी स्पीकर का पद अभी तक खाली है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट भी चलता है। उसके बाद हमारा है प्रोटीम स्पीकर, ठीक है। प्रोटीम स्पीकर, तो प्रोटीम स्पीकर का याद रखिए अपॉइंटमेंट कौन करता है, जो हमने अभी आपको बताया। तो जनरली जो सीनियर मोस्ट वरिष्ठतम सांसद होते हैं, एज से नहीं, एज से सीनियर नहीं, कितना बार उनका वो चुन के आए हैं उस हिसाब से सीनियर मोस्ट एमपी को प्रेसिडेंट जो है वो आपका अपॉइंट करते हैं प्रोटीम स्पीकर के रूप में। उसको वो ओथ भी दिलवाते हैं। तो प्रोटीम स्पीकर को ओथ कौन दिलवाता है, याद रखिएगा प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद इनका काम है कि जो फर्स्ट सिटिंग होता है लोकसभा इलेक्शन के बाद जो पहला मीटिंग होता है तो उसको वो हेड करते हैं कौन, प्रोटीम स्पीकर। नए नए एमपी को शपथ दिलवाते हैं, फिर स्पीकर का इलेक्शन करवाते हैं। फिर एक बार स्पीकर चुन के आ जाता है तो उनका रोल ख़त्म हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं इनका एक टेम्पररी रोल है, अस्थायी भूमिका है। कब तक, जब तक स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक। तो अभी तक हमने जो पढ़ा स्पीकर, प्रोटीम स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, उससे रिलेटेड कुछ एमसी मतलब आपका क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और ब्लैक में आंसर दिया है, ये आप देख लीजिएगा। जो हमने पढ़ा है उसी से है। अब हम लोग देखते हैं, हमने लोकसभा के बारे में देख लिया, अब हम लोग बात करेंगे राज्यसभा का चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन के बारे में। तो राज्यसभा का सबसे पहले अगर हम चेयरमैन सभापति के बारे में देखेंगे तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, मैंने आपको बताया भारत के उपराष्ट्रपति आर्टिकल 64 के तहत जिनका अपॉइंटमेंट होता है, मतलब जिनका इलेक्शन होता है, वही पदेन अध्यक्ष जो है इनके राज्यसभा के हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इनका काम है कि राज्यसभा जो है उनको प्रिसाइड करना, अध्यक्षता करना। याद रखिए ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं, ठीक है। ये इसके पार्ट भी नहीं होते हैं राज्यसभा के, ना ही मेंबर होते हैं, ठीक है। अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो ऑटोमेटिकली जो है वो राज्यसभा का चेयरमैन से हट जाएगा। राज्यसभा को चेयरमैन को हटाना है तो उसका कोई प्रोसेस नहीं है, आप वाइस प्रेसिडेंट को हटाइए तो वो राज्यसभा का चेयरमैन से अपने हट जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन के रूप में उसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, उसका अपॉइंटमेंट हुआ है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में।
और वाइस प्रेसिडेंट जो बना वही राज्यसभा का चेयरमैन भी बन गया। तो इसीलिए अगर हम किसी को राज्यसभा के चेयरमैन से हटाते हैं तो उसको सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटाना पड़ेगा, और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट को हटाते हैं। तो करंट में जो चेयरमैन थे वो जगदीप धनखड़ थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब आप बताइए कि प्रेजेंट में राज्यसभा का जो अभी तो वाइस प्रेसिडेंट अभी तो नहीं हुआ है, जब इलेक्शन होगा तो हम देखेंगे कौन है ना। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि इनका पास पावर है क्या है और क्या इनका कार्य है। तो जिस तरह से लोकसभा के स्पीकर का है उस तरह से इनका भी है। पार्लियामेंट्री काम इसका क्या है कि राज्यसभा के मीटिंग का ये हेड करेंगे, मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम, व्यवस्था मर्यादा बनाए रखना, डिसाइड करना कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसको कब कितना टाइम देना है, वो सारा चीज़। फिर मेंबर अगर डिसऑर्डर करते हैं, ठीक है, अव्यवस्था करते हैं तो उसको सस्पेंड करने का पावर इनके पास जुडिशली और रेगुलेटरी पावर है। 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग अंडर अगर किसी एमपी को डिस्क्वालिफिकेशन करना है नहीं करना है, राज्यसभा का जो है वो ये डिसाइड करते हैं, और इनका जो डिसीजन लिया जाएगा वो उस पर न्यायिक समीक्षा भी होता है डिस्क्वालिफिकेशन वाले मैटर में, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने बताया था कि वो तो होलोहन केस था वो, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनके पास लिमिटेशन रोल भी है कि ये राज्यसभा में वोट नहीं करते हैं, ठीक है, समझ में आया। शुरू में वोट ये नहीं करते हैं, ये वोट तभी करेंगे जब कास्टिंग वोट इसके पास होगा, मतलब वोट जब बराबर हो जाएगा तो उसी केस में ये वोट करेंगे, ठीक है ना। टाई के मामले में जब वोट बराबर हो जाता है तब करते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्वाइंट सीटिंग को हेड कौन करते हैं, और लोकसभा का स्पीकर के पास पावर होता है, तो इसके पास शक्ति कम होता है राज्यसभा के चेयरमैन के पास। ये ज्वाइंट सीटिंग संयुक्त बैठक का अध्यक्षता नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिप्यूटी चेयरमैन देखते हैं राज्यसभा का उपसभापति के बारे में। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, जब एक बार मीटिंग हो जाता है राज्यसभा में तो उसके बाद अपने मेंबर्स में से डिप्यूटी चेयरमैन को इलेक्शन करते हैं, और उनका काम क्या होता है, जिस तरह से डिप्यूटी स्पीकर का काम होता है उस तरह इसका भी काम है। जब चेयरमैन नहीं है राज्यसभा का चेयरमैन, उपराष्ट्रपति छुट्टी पे या काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में जो है ये उनका काम करते हैं। इनको अगर हटाना है डिप्यूटी चेयरमैन को तो राज्यसभा से इफेक्टिव मेजोरिटी से जो है प्रभावी बहुमत से उनको हटाया जा सकता है। जिस तरह से डिप्यूटी स्पीकर के नीचे नहीं होते हैं, अधीनस्थ नहीं होते हैं, उस तरह ये भी चेयरमैन के नीचे नहीं होते, डायरेक्टली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं राज्यसभा के प्रति। करंट में डिप्यूटी चेयरमैन जो हैं वो हरिवंश नारायण सिंह है, जो आपका जदयू के हैं, ये आप चेक कर लीजिएगा कौन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उपाध्यक्षों का पैनल। मान लीजिए लोकसभा भी नहीं है आपका, ठीक है, सेशन में, लोकसभा का बोल रहे हैं सॉरी, राज्यसभा का मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मान लिया हेड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, और आपका डिप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने में से, ठीक है, वो अपने में से कुछ लोगों का ग्रुप बनाते हैं कि मान लीजिए चेयरमैन भी नहीं है, ठीक है, या फिर डिप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट है, तो उस केस में ये जो पैनल बनाया जाएगा वाइस चेयरपर्सन्स का, ठीक है, उसमें से कोई लोग जो है वो राज्यसभा का चेयरमैन के पोस्ट पे उसको क्या करेंगे, काम करेंगे, और राज्यसभा का वो चेयरमैन के पोस्ट पे काम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे या फिर प्रेसिडेंट बन जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट काम नहीं कर पा रहा है, मतलब राज्यसभा का चेयरमैन वो भी छुट्टी पे है और आपका डिप्यूटी चेयरमैन भी छुट्टी पे है, तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन करेगा, ठीक है, चेयर कौन करेगा, तो उस केस में पैनल ऑफ चेयर वाइस चेयरपर्सन वो लोग पहले से बना के रख देते हैं, उसी में से कोई जो है आपका हेड करता है, ठीक है। उनका टेन्योर कितना होगा, कितने दिन तक रहेंगे वो, ठीक है, तो वो जो अध्यक्ष डिसाइड करते हैं। कौन अध्यक्ष, राज्यसभा के चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम सेक्रेटेरियल असिस्टेंस, ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा को सपोर्ट करने के लिए सचिवालय उनका भी होता है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। तो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट जो होता है वो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स मतलब चेयरमैन या फिर डिप्यूटी चेयरमैन या फिर स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर, उसको जो है सेक्रेटरी, उनको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए या कुछ भी चाहिए, कोई रिसर्च पेपर चाहिए या कुछ, तो वो जो है उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट या लोकसभा का जो सेक्रेटेरिएट होता है उसको हेड करते हैं उसके सेक्रेटरी जनरल, उसके महासचिव, ठीक है। और आपको कमेंट सेक्शन में हमको लिख के बताइए कि लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल मतलब महासचिव कौन है और राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल कौन है। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो चेयरमैन करते हैं राज्यसभा का, ठीक है, के केस में, और लोकसभा के केस में कौन करेंगे, तो लोकसभा का स्पीकर करेंगे। क्या काम है आपका सेक्रेटेरिएट का, कि ये प्रिपेयर करते हैं एजेंडा कि किस चीज़ पे आज डिस्कशन होगा, है ना, मेंटेन रिकॉर्ड्स
रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और लॉ मेकिंग प्रोसेस में सपोर्ट भी करते हैं हाउस को। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों आपका पोस्ट का? ठीक है, चेयरमैन का पोस्ट जो है, राज्यसभा का चेयरमैन पोस्ट एक मामला में यूनिक है। कैसे? कि वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। कौन? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो पीठासीन अधिकारी वो होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो चूँकि किसी भी मेंबर नहीं है तो इससे ऑफिस का इंडिपेंडेंस होता है, स्वतंत्रता हमारा रहता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उससे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस, आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संसद में नेता। ठीक है, पार्लियामेंट में कौन कौन सा लीडर के बारे में, तो एक तो होता है लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन, व्हिप, सेशन और प्रोसीजर्स के बारे में देखेंगे कि पार्लियामेंट में कब कब क्या क्या होता है। तो अगर हम पार्लियामेंट में लीडर्स के बारे में देखेंगे तो एक होता है लीडर ऑफ द हाउस, सदन के नेता। तो जनरली प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जिस भी हाउस से रहेंगे, चाहे वो लोकसभा से रहेंगे या फिर राज्यसभा से रहेंगे, वो उस हाउस के लीडर कहलाएंगे। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के हैं, लोकसभा से चुन के आए हैं, तो लोकसभा के क्या रहेंगे? लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द लोकसभा या हाउस। ठीक है, और फिर तो राज्यसभा में कौन लीडर ऑफ द हाउस रहेगा? तो राज्यसभा में जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर रहेगा, जिसको प्रधानमंत्री चुनेंगे, वही उस हाउस का, राज्यसभा का लीडर ऑफ हाउस हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से हैं तो राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस कहलाएंगे। ठीक है, तो लीडर ऑफ द हाउस को अपॉइंटमेंट जो करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, उनका काम ये है कि जो सरकारी बिजनेस है, बिजनेस का मतलब व्यवसाय नहीं होगा, कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, पार्लियामेंट में कब क्या करेगी, उसका वो अरेंजमेंट करना, क्योंकि वो लीडर ऑफ द हाउस है तो वो इसीलिए। एक होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता। ठीक है, तो विपक्ष का जो नेता होता है वो, उसके बारे में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा गया है, ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है। ठीक है, इसको हम लोग वैधानिक दर्जा मिले थे, विधान के तहत बना है, जिसका नाम है सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट 1977। ठीक है, विपक्ष नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 के तहत ये बना है, इसलिए ये वैधानिक स्थिति इसकी है। ठीक है, कोई भी पार्टी जो अपोजिशन की है, जिसका लोकसभा में या फिर राज्यसभा में जितने भी सीट हैं उसमें से कम 10% सीट उसको मिला है, मतलब लोकसभा में टोटल सीट हैं 545 के आसपास, मान लो अभी जितने पे वोटिंग हुआ, उसका 54 या 55 सीट अगर किसी को मिला है, या फिर राज्यसभा में 250 सीट है, ठीक है, उसमें से 10% मतलब 25 सीट अगर किसी अपोजिशन पार्टी को मिला हुआ है, तो उसका जो लीडर होगा, ठीक है, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाएगा। और वो एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, उसका जो रैंक होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर जैसा जो है उसको दर्जा दिया जाता है। लेकिन कंडीशन वही है कि जितना भी हाउस का मेंबर है उसका 10% उसको वोट जो है अपोजिशन पार्टी को, विपक्ष के नेता को, विपक्ष को मिलना चाहिए। करंट लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो कौन है? राहुल गांधी है। ये चेक कर लीजिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है, कौन है? राहुल गांधी है। ठीक है, मतलब राज्यसभा में, लोकसभा में आपका राहुल गांधी है, और राज्यसभा में आप देखिएगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, ये आप चेक कीजिएगा, इसको थोड़ा देखिएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में राहुल गांधी है और राज्यसभा में कौन है वो आप चेक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हिप। ठीक है, व्हिप को यहाँ पे अब चेक थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए। इंग्लिश में व्हिप बोलते हैं और हिंदी में भी व्हिप ही बोलते हैं, इसको कोड़ा नहीं बोलते हैं, व्हिप बोलते हैं। ठीक है, व्हिप। तो व्हिप जो होता है ये एक समझिए क्लास के मॉनिटर जैसा होता है। उसका क्या काम होता है क्लास के मॉनिटर का? वो देखना कि उसका जो मतलब उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सही से रह रहा है कि नहीं रह रहा है, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी तरह से हर पार्टी का अपना व्हिप होता है, जो वो पार्टी वो चुनता है, मतलब एक उसी पार्टी के जो एमपी होंगे उस हाउस में, उसी को, उसका काम ये होगा कि जो भी पूरा एक कोई पार्टी डिसाइड कर रही है तो सभी एमपी उसी के बात पे एग्री करे। ये नहीं कि हर एमपी कुछ कुछ अलग अलग बोल रहा है एक ही पार्टी के होके। तो वो सुनिश्चित करता है कि डिसिप्लिन रहे पार्टी में, और पार्टी के जो मेंबर्स हों वो आएँ, मीटिंग अटेंड करें, मतलब सेशन में आएँ। ठीक है, और पार्टी जो चाह रही है उसी के आधार पे वोट करे। कोई व्यक्ति अगर व्हिप का बात नहीं मानता है तो ये माना जाएगा कि 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो दल बदल
कानून के तहत उस पर एक्शन लिया जाएगा, उसका डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता भी वो हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पार्लियामेंट के सेशन के बारे में, संसद के सत्र के बारे में। ठीक है, तो एक होता है समन। समन मतलब आह्वान, मतलब बुलाना। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं पार्लियामेंट के सत्र को बुलाते हैं मीटिंग के लिए, 85 आर्टिकल में लिखा हुआ है। जनरली पार्लियामेंट का 3 सेशन होता है, हमने बताया पहले। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कि 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप 6 महीना 6 मंथ से अधिक नहीं हो सकता है। अभी फ़िलहाल हम 3 जो है हम लोग सेशन बुलाते हैं। एक है बजट सेशन फरवरी से मई, एक है मानसून सेशन जुलाई से सितंबर, एक है विंटर सेशन। ठीक है, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। तो बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। फिर कभी कभी स्पेशल सेशन, विशेष सत्र भी बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जैसे नया पार्लियामेंट जब बना था तो सितंबर 2023 में उसके लिए स्पेशल सेशन, विशेष सत्र बुलाया गया। ठीक है, मैक्सिमम गैप जो 2 सेशन के बीच में हो सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन बोला कि मैक्सिमम 6 मंथ से अधिक नहीं हो सकता है। अब कुछ टर्म्स है, जैसे एक है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट मतलब होता है दोस्तों जब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा बुलाया जाता है, जिसमें सदन को कुछ समय के लिए टेम्पररी, अस्थायी रूप से जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। वो कुछ घंटा भी हो सकता है, कुछ दिन भी हो सकता है। उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट, जिसमें टाइम नहीं दिया होता कितने दिन के लिए, मतलब जिसमें टाइम दिया होता है कि कितने दिन के लिए या कितने घंटे के लिए सदन को स्थगित किया जाता है। उसके बाद ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर बुलाते हैं। लोकसभा का स्पीकर बुलाएंगे लोकसभा के केस में, और राज्यसभा के केस में राज्यसभा के चेयरमैन बुलाएंगे। एक होता है एडजर्नमेंट साइन डाई। इसमें कोई फिक्स डेट नहीं होता है कि कब हम लोग वापस मिलेंगे। इसमें बोलते हैं कि हाउस को अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, हम लोग सस्पेंड करता है स्पीकर, और दोनों जो है वो स्पीकर ही करते हैं। तो एडजर्नमेंट में टाइम बताते हैं, एडजर्नमेंट साइन डाई में टाइम नहीं बताते हैं। फिर एक होता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब ये हुआ कि एक बार जब हाउस प्रोरोग हो, मान लो एडजर्नमेंट हो गया, ठीक है, तो अब फिर उसके बाद अब लग रहा है कि कोई मीटिंग नहीं होने होगा, तो उस केस में फिर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हाउस को प्रोरोग कर देते हैं। प्रोरोग का मतलब होता है, विस्तार नहीं होगा, इसको प्रोरोग बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में देख लीजिएगा क्या बोलते हैं कि अब कोई मीटिंग नहीं होगा, हाउस को सस्पेंड नहीं किया गया, अब कोई मीटिंग नहीं होगा, अब नया सेशन जब मिलेगा, ठीक है, तब होगा। समझ में आया? जैसे कि मान लो यहाँ पर आप समझिए, मान लीजिए बजट सेशन चल रहा है, ठीक है, बजट सेशन चल रहा है, तो अगर हाउस को एडजर्न किया जाता है, स्थगित किया जाता है, मान लो मंडे को चल रहा है, बोले ट्यूसडे तक स्थगित, तो उसको बुलाएंगे प्रेस स्पीकर लोकसभा के केस में। या फिर अगर देगा कि टाइम नहीं दे देगा, बोलेगा कि पता नहीं कब, ठीक है, स्थगित किया जाता है, कोई टाइम नहीं देंगे स्पीकर, तो उसको बोलेंगे एडजर्नमेंट साइन डाई। लेकिन अगर हाउस को प्रोरोग कर दिया जाएगा तो बजट सेशन ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो होगा बजट सेशन नहीं मिलेगा, नेक्स्ट सेशन में वो लोग आप मिलेंगे, उसको बोलते हैं मानसून सेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोरोग करना। अब कोई सेशन नहीं होगा, अब नेक्स्ट सेशन होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट उसको बुलाते हैं, मतलब उसको डिक्लेयर करते हैं। एक होता है डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन का मतलब हो गया कि अब नया इलेक्शन होगा, अब सेशन फेशन से कोई मतलब नहीं है, अब जो लोकसभा थी वो अब भंग होती है, अब नया इलेक्शन होगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के में ही लगेगा विघटन, क्योंकि राज्यसभा जो होता है वो परमानेंट हाउस होता है, तो राज्यसभा को विघटन नहीं किया जा सकता है। तो डिसोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा पे ही लगता है, और इसको भी राष्ट्रपति जो है डिक्लेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे, और जनरली 5 साल के बाद इसको डिसोल्यूशन विघटन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कोरम। कोरम किसको बोलते हैं? कोरम मतलब होता है कि कोई भी मीटिंग होने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स होंगे लोकसभा में या राज्यसभा में तब मीटिंग होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि किसी दिन मान लो 2 ही लोग लोकसभा में आए तो क्या मीटिंग होगा क्या लोकसभा में? बात आगे जो है काम होगा नहीं होगा। जब तक 10% बोलिए या 1/10, जब तक जितने भी सदस्य लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ जितना भी है या राज्यसभा में जितने स्ट्रेंथ हैं, जब तक 10% अगर नहीं आएंगे या 1/10 अगर मेंबर नहीं आएंगे, तब तक जो है कोई मीटिंग नहीं होगा। इसी को कोरम बोला जाता है। और जब तक कोरम नहीं होता है तब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो सदन को, कार्यवाही को स्थगित कर देता है, ठीक है, एडजर्न कर देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट्री डिवाइसेस। क्या क्या डिवाइसेस हैं, क्या क्या उपकरण हैं जिसके द्वारा पार्लियामेंट जो है, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका जो होती है, वो लेजिस्लेचर के प्रति या, ठीक है, या पार्लियामेंट के प्रति या
स्पेशल रूप से बोलें तो लोकसभा के प्रति जो एग्जीक्यूटिव होने चाहिए वो जिम्मेदार होनी चाहिए, ठीक है, पार्लियामेंट के प्रति, या फिर स्पेशल रूप से बोले तो लोकसभा के प्रति। तो लोकसभा के प्रति जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो अब क्या ऐसा टेक्निक है या क्या ऐसा चीज़ है जो आपका लेजिस्लेचर के पास, विधायिका के पास है, जिसके द्वारा वो एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है कि वो पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहे, ठीक है, वो कैसे है? तो उसी को हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री डिवाइसेस, ठीक है। तो पहला है हमारा क्वेश्चन आवर। कोई जब पहली बार मीटिंग होती है, मान लो किसी दिन आज मीटिंग होने वाला है लोकसभा का, राज्यसभा का, तो शुरू का जो 1 घंटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल। इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। एक होता है स्टार्ड क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न में स्टार लगा होता है और इसका जो आंसर होता है वो ओरली रूप से, मौखिक रूप से दिया जाता है। और आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आपको पूछना है तो आप पूछिए, उसमें स्टार लगा होगा स्टार्ट क्वेश्चन में, ठीक है, और उसका जो आंसर होगा वो आपका ओरल मिलेगा। और दोबारा क्वेश्चन भी आप उससे पूछ सकते हो, आंसर जो आपको मिला है उस पे उसको बना के। एक होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन, जो तारांकित, जिसमें स्टार नहीं लगा होता है, इसका आंसर आपको रिटन मिलेगा और एक बार आंसर मिल दिया तो आप दोबारा उस पर क्वेश्चन जो है पूछ नहीं सकते, अनुपूरक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट नोटिस देके आप उससे पूछ सकते हो। ये अर्जेंट मैटर पे होना चाहिए और इसको लिए आपको कम से कम, ठीक है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में आप टाइम दे के, आपको क्वेश्चन अगर पूछना है तो सबसे पहले आप बताओगे, ठीक है, टाइम दोगे कि हम क्वेश्चन को हम पूछेंगे 10 दिन बाद, तो उसके लिए आपको अर्जेंट मैटर पे, ठीक है, अति आवश्यक मामले पे पूछा जाता है क्वेश्चन, और इसके लिए आपको 10 दिन या 10-12 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा। इसके लिए 10 डेज या 10 से 12 डेज का आपको नोटिस देना पड़ेगा। फिर जब आपका क्वेश्चन आवर ख़त्म हो जाता है, शुरू के 1 घंटा, ठीक है, उसके बाद कुछ समय के लिए, ठीक है, हाउस ऐसे ही रहता है। उसके बाद फिर नया जो चीज़ डिस्कशन होने वाला है आज वो होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आज 10 बजे सुबह में मान लो पार्लियामेंट का एक्शन मतलब कार्यवाही शुरू हुआ, तो शुरू के 1 घंटा को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल, ठीक है, क्वेश्चन आवर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आवर ख़त्म होता है तो फिर मान लिया डिसाइड हुआ था आज कि हम लोग जीएसटी पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हुआ क्वेश्चन आवर ख़त्म हो जाएगा तुरंत जीएसटी पे डिस्कशन होगा, बीच में कुछ गैप होगा, ठीक है। तो इस गैप को इस गैप को बोलते हैं हम लोग जीरो आवर। तो जीरो आवर जो होता है वो क्वेश्चन आवर के बाद स्टार्ट होता है और जब तक जो प्री डिफाइंड एजेंडा जो ऑफिस का नहीं लिया जाता है तब तक होता है, ठीक है, क्वेश्चन, राइट। और जनरली 12 बजे ये शुरू होता है क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, ठीक है। जीरो आवर में आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो बिना नोटिस दिए, ठीक है। और ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एक इनोवेशन है, ठीक है, भारत में ये इसको नवाचार किया गया है, बाकी देश में ये आपको जीरो आवर देखने को नहीं मिलेगा। तो जीरो आवर याद रखिए, क्वेश्चन आवर के बाद स्टार्ट होता है और तब तक रहता है जब तक आपको जो प्री डिटरमाइंड एजेंडा ऑफिस का नहीं लिया जा रहा है, मतलब लोकसभा का या राज्यसभा का, ठीक है। और जनरली ये 12 बजे शुरू होता है। इसमें आप जो मेंबर्स, जो सदस्य होंगे, वो बिना सूचना दिए कोई भी मैटर अर्जेंट जो है वो उठा सकता है। और भी डिवाइसेस हैं। अब देखो, जब क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, किससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, सरकार से, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर के प्रति, सरकार, पब्लिक के प्रति, है ना। और भी डिवाइस है, एक है कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया जाता है तब जब बहुत ही सार्वजनिक महत्व का अत्यावश्यक मामला, अर्जेंट मैटर हो, पब्लिक इंपॉर्टेंस हो। एक सेंसर नोटिस होता है। सेंसर मोशन जो है लाया जाता है गवर्नमेंट को निंदा करने के लिए, सेंसर करने के लिए, ठीक है, निंदा प्रस्ताव। और ये अगर पास हो जाता है सेंसर मोशन, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि सरकार का मेजोरिटी ख़त्म हो गया और फिर सरकार को कॉन्फिडेंस मोशन लाके, विश्वास प्रस्ताव लाके प्रूफ करना पड़ेगा कि अभी भी लोग हमको, मतलब अभी भी मेरा बहुमत है, और नहीं पास करेगी तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। फिर एक है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। ये अपोजिशन पार्टी के द्वारा लाया जाता है, ठीक है, कि और ये अगर पास हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव, और ये लोकसभा से ही पास होना पड़ेगा क्योंकि लोकसभा में ही जिसकी मेजोरिटी रहती है वही गवर्नमेंट बनाती है। तो अगर अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है और लोकसभा से पास हो जाता है, इसका मतलब लोगों का, मतलब पब्लिक को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, हमारे एमपी। तो लोकसभा के एमपी
के द्वारा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, इसका मतलब पब्लिक का ट्रस्ट जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट पे नहीं है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फिर रिजाइन करना पड़ेगा और केवल ये लोकसभा में ही आता है। फिर है मोशन ऑफ थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव। तो राष्ट्रपति जब भाषण दे लेते हैं तो उस भाषण को एड्रेस पे जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पे मोशन ऑफ थैंक्स लाया जाता है। फिर एक एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, मान लीजिए सेशन चल रहा है, हाउस का चल रहा है, बातचीत हो रहा है नॉर्मल, ठीक है, कार्यवाही चल रही है लोकसभा का, तो लोकसभा की कार्यवाही नॉर्मल कार्यवाही को रोकते हुए जो बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है उस पर अगर डिस्कशन हाउस के लोग चाहते हैं तो उसके लिए एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है, जिसको बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव। सदन का ध्यान आकर्षित करने वाला अत्यावश्यक मामलों पे ये लाया जाता है, जिसमें लोकसभा में ही, और एडजर्नमेंट मोशन जो आएगा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आएगा। नो कॉन्फिडेंस भी किस में आएगा, लोकसभा में ही आएगा। फिर एक है प्रिविलेज मोशन। अब देखो पार्लियामेंट में जो एमपी हैं, ठीक है, उसको कुछ प्रिविलेज दिया गया है, विशेषाधिकार दिया गया है, और वो अगर अपना विशेषाधिकार का हनन करते हैं तो फिर प्रिविलेज मोशन जो है वो एमपी के लिए, एमपी के द्वारा लाया जाता है कि फलाना एमपी ने अपना प्रिविलेज को वायलेट किया, जिससे महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट में लाया गया था प्रिविलेज मोशन, ठीक है। फिर प्रिविलेज मोशन पास हो जाता है तो फिर लोकसभा का स्पीकर फिर डिसाइड करेंगे या राज्यसभा के चेयरमैन भी उस एमपी पे क्या डिसीजन, क्या एक्शन लेना है। तो अभी तक हम जो पढ़े हैं मोशन और ये सारा चीज़ से, उससे जो है कुछ क्वेश्चन है, आप देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है, और कल हम लोग जो इंग्लिश में क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने पूरा शेड्यूल आपको बताया है कि ईपीएफओ का कैसे कब क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पूरा इस वीक क्या क्या हम लोग करने जा रहे हैं उसका पूरा शेड्यूल दे दिया। आज 31 अगस्त है, हमने पॉलिटी का पार्ट 2 किया। कल 1 सितंबर में हम लोग इकोनॉमी का लास्ट पार्ट करेंगे। 2 सितंबर को हम लोग इंग्लिश में क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे। 3 सितंबर को इंग्लिश में हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। 4 सितंबर को हम लोग पूरा इंश्योरेंस पढ़ेंगे। 5 सितंबर को हम लोग ऑडिटिंग पूरा कंप्लीट करेंगे। 6 सितंबर को हम लोग स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करेंगे। 7 सितंबर को हम लोग आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल आपका फिर 8 सितंबर से आएगा। हमारा टारगेट है दोस्तों कि 15 से 20 सितंबर तक, 15 से 20 सितंबर तक पूरा ईपीएफओ का सिलेबस कंप्लीट करने का, ठीक है। अभी तक हम लोग हिस्ट्री कर चुके हैं, अकाउंटिंग लगभग हो गया है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो चुका है, सोशल सिक्योरिटी हो गया है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी हम लोग कर रहे हैं, है ना, हिस्ट्री हम लोग कर चुके हैं, ठीक। तो बाकी धीरे धीरे सारा चीज़, इंग्लिश का भी हमने क्लास लिया है आपका, वोकेबलरी का, ठीक है, साइंस का भी कर लेंगे और 15-20 सितंबर तक पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। 20 सितंबर के बाद हम लोग डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 20 सितंबर से ही आप लोग का यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस 2026 के लिए क्लासेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चालू हो जाएगा। आपको वीक में 3 दिन आपका क्लास होगा आंसर राइटिंग का, वो 20 सितंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 2 से 2.5 घंटे का क्लास होगा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे सारा पीडीएफ आपको मिल जाता है, उसको देखिए, वहाँ पे अपडेट आपको आते रहता है, ठीक है। तो हम अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, पूरा अच्छे से रगड़ के इस बार तैयारी करना है और आप लोग को करवाना है, ताकि आप लोग का सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। कोई भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना नोट्स दिया जाता है उतना पर्याप्त है, और आगे भी जितना नोट्स दिया जाएगा बस उसी को आपको बार बार मल्टीपल चीज़ पढ़ना है। सारा चीज़ आपको कवर करवा देंगे, करंट वरेंट सारा चीज़। बस आप लोग का काम ये है कि पढ़ते रहिए, और साथ में एक लूसेंट नाम का एक जीके का बुक आता है, लूसेंट जीके बोलते हैं, उसमें हिस्ट्री दिया रहता है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बुक है, फैक्चुअल बुक है वो, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। उसमें हिस्ट्री उसका पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, सारा सब्जेक्ट को, साइंस को भी अच्छे से उसमें बार बार पढ़िए, रटिए, ठीक है। उसमें हिस्ट्री दिया हुआ है, उसमें पॉलिटी, उसमें इकोनॉमिक्स दिया हुआ है ना, उसमें आपका साइंस दिया हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर भी थोड़ा थोड़ा दिया है, तो उसी को आप बार बार पढ़ के कोशिश करिए रट लेने का, क्योंकि लूसेंट से आपको समझिए कि 10, 15, 20 क्वेश्चन आपका उसी से आपको हैंडल हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तो वो आपके लिए बोनस होगा, इसलिए लूसेंट को पढ़िए। बाकी हम जो आपको नोट्स वोट्स दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका लूसेंट के ऊपर है, तो लूसेंट को लेकिन छोड़ना नहीं है, उसको भी पढ़ते रहना है, और उसको बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे और रटेंगे, तभी याद होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसमें फैक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं दोस्तों, कल हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी का लास्ट पार्ट करेंगे, और ऑलरेडी इकोनॉमी का 4 पार्ट हो चुका है, 1 पार्ट और आएगा, अब पूरा इकोनॉमिक्स आपका खत्म हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से लगभग 7-8 क्वेश्चन आप मान के चलिए आपका आएगा यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, एओयू एग्जाम में, और 2026 प्रीलिम्स के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो कैसा आपको आज का क्लास लगा ज़रूर बताइए। लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को हिट करके सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, कल मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।